अध्याय 161 अध्याय 142 मामला सुलझ गया, कृपया सदस्यता लें। 1 टांग किंग आसपास की दीवार के पास आया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। दीवार असल में सीमेंट में लगे कांच के टुकड़ों से भरी हुई थी, लेकिन उन शरारती बच्चों ने सालों पहले उन्हें तोड़ दिया था। उन शरारती बच्चों ने दीवार के खंभों पर एक सुविधाजनक चढ़ाई का रास्ता भी बना दिया था। इस समय स्टील फैक्ट्री में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। दूर से दिखाई देने वाली विशाल फैक्ट्री बिना किसी रोशनी के अंधेरे में लोगों को निगलती हुई किसी विशालकाय जानवर जैसी लग रही थी। ठंडी हवा बीच बीच में बह रही थी और बीच बीच में चीखें भी निकल रही थीं। इस शांत रात में यह थोड़ा डरावना लग रहा था, लेकिन टांग किंग डरा नहीं था। वह कोई बच्चा नहीं था। वह इन आवाजों के प्राकृतिक कारणों को जानता था। इससे सिर्फ वही डरता है जो खुद डरता है। वह बचपन से ही अक्सर यहाँ खेलने आता था और इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उसकी आंखें ओरिजिन क्यूई की मदद से प्रारंभिक रात्रि दृष्टि प्राप्त कर सकती थीं, लेकिन इसका इस्तेमाल दूरबीन की तरह नहीं किया जा सकता था। उस घनी अंधेरी रात में उसकी नंगी आंखें किसी मशीन जितनी उपयोगी नहीं थीं। इसलिए टांग किंग ने लापरवाही से अपनी जेब से एक इंफ्रारेड स्कोप निकाला। स्कोप स्वाभाविक रूप से सिस्टम शॉप से था, जहां न केवल आग्नेयास्त्र और गोला बारूद बेचे जाते थे, बल्कि आग्नेयास्त्रों से जुड़े विभिन्न सामान भी अलग से बेचे जाते थे। लाइट और इंफ्रारेड दोनों तरह के स्कोप उपलब्ध थे। वह अंदर की स्थिति समझे बिना अंदर नहीं जा सकता था। अगर कोई घात लगाए बैठा हो, पहरेदार हो या स्नाइपर हो, तो अगर वे सीधे उस पर गोली चला दें तो उसकी जान जा सकती है। हालांकि चीन में इस स्तर के अपराधी संभव नहीं थे, फिर भी पछताने से बेहतर है कि सावधानी बरती जाए। अगर वह सिर्फ लापरवाही से मर जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इंफ्रारेड लक्ष्यदर्शी से ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर उसने पाया कि कहीं भी कोई तापीय प्रतिक्रियाएं नहीं दिख रही थीं। इसके अलावा सर्दियों के बीच वहां एक चूहा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह बस अंदर जा सकता है। एक बार फिर टांग किंग ने इलाके का निरीक्षण करने के लिए एक प्रकाश लक्ष्यदर्शी निकाला। सौभाग्य से दूर से हल्की चांदनी और शहर की कमजोर रोशनी आ रही थी, अन्यथा प्रकाश लक्ष्यदर्शी बेकार हो जाता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रकाश लक्ष्यदर्शी केवल प्रकाश में ही काम करता था। यह कोई रात्रि दृष्टि उपकरण नहीं था। पूरी तरह से अंधेरे वातावरण में यह केवल दिखावे के लिए था। इस समय दीवार पर लेटी टांग किंग फिर से हिचकिचाई। उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं? आखिरकार इसका मतलब तो यही हो सकता है कि वह किसी संकट में पड़ सकता है। पिछले जन्म में उसने अपने माता पिता को कभी यहां होने वाली किसी घटना के बारे में जिक्र करते नहीं सुना था। यह कोई मामूली बात नहीं होगी और शायद सरकार ने इसे सील कर दिया होगा। इस समय उसे सुबह बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जमावड़े की याद आई। शायद यह उसी समय हुई गोलीबारी से संबंधित था। बेशक यह सिर्फ उसका अनुमान था और इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि अगर पुलिस और पहले गोली चलाने वाले के बीच टकराव था तो उसे पूरी रात कोई अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया और दिन में काउंटी में सशस्त्र पुलिस की जांच का कोई निशान क्यों नहीं दिखाई दिया? छोड़ो, वह सोच ही नहीं पा रहा था। अब सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। हालांकि उसे पता था कि वह किसी को बचाने का मौका गंवा सकता है, लेकिन वह पहले सिर्फ एक हाई स्कूल का छात्र था। इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली व्यवस्था के होते हुए भी उसे निहत्थे युद्ध से डर नहीं लग रहा था। हालांकि बंदूकधारी डाकुओं से लड़ने में उसे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी और उसका शरीर गोलियों का सामना नहीं कर सकता था। एक छोटी सी गोली उसकी जान ले सकती थी। उसे बस यह एहसास हुआ कि वह एक थोड़ा मजबूत साधारण व्यक्ति था जो लाभ का पीछा करना और नुकसान से बचना के 4 शब्दों के सिद्धांत से बच नहीं सकता था। टांग किंग, जो हिचकिचा रहा था, अचानक अपने बाएं हाथ में निशानेबाजी की दूरबीन देखकर खतरे में पड़े अच्छे इंसान के बारे में सोचने लगा। उसने तुरंत अपने मन में दृढ़ता दिखाई। धिक्कार है, मैं भी बंदूक वाला आदमी हूं, मुझे किस बात का डर? और तो और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वह इतनी दूर आ गया था। अगर उसके पीछे हटने से कोई अप्रत्याशित गंभीर परिणाम सामने आए तो उसका ज़मीर उसे कचोटेगा। मन बना लेने के बाद टांग किंग ने दांत पीसते हुए दीवार फांद दी। नीचे सीमेंट का फर्श था जो चूने के बिखरे टुकड़ों से ढका था। जहां तक चलने वाले स्टील की बात है, वह बहुत पहले ही बिक चुका था। कई शरारती बच्चे अक्सर स्टील फैक्ट्री में स्क्रू और छोटे छोटे टुकड़े बेचने के लिए दौड़ पड़ते थे। वैसे भी किसी को कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि यह स्टील फैक्ट्री तोड़ी जानी थी और किसी को परवाह नहीं थी कि वे छोटे छोटे सामान ले जाए। पब फ्यूचर विज्ञापन। किसी छिपे हुए पहरेदार द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए टांग किंग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए केवल इंफ्रारेड स्कोप ही पकड़ सकता था। उसके कान और आंखें ओरिजिनल क्यूई से सुसज्जित थीं, ताकि वह लड़खड़ाकर गिर न जाए। नजदीकी फैक्ट्री बिल्डिंग तक 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट से ज्यादा समय लगा। दीवार से टिके हुए टांग किंग की धड़कनें तेज होती जा रही थीं।
यह बहुत उत्तेजक था, मानो कोई खेल खेल रहा हो, लेकिन हारने की कीमत उसकी अपनी जान थी। टॉम किंग ने गहरी सांस ली। उसने एक M1911 पिस्तौल छुड़ाई और उसमें साइलेंसर लगवाया। यह सिस्टम लगभग हर तरह के हथियार के लिए साइलेंसर लगाने की सेवाएं प्रदान करता था। अगर उसने पहले से इसे नहीं चुना होता तो उसके पास इसे दोबारा खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वह शुरू में एक खास साइलेंसर पिस्तौल इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन वे सभी बहुत बदसूरत थीं। उसने कुशलतापूर्वक गोली भरी, ध्यानपूर्वक गोली को चैम्बर में डाला का चा गोली बैरल में प्रवेश कर गई, फायरिंग पिन के फायर होने का इंतजार कर रही थी। ओह, यह बहुत पागलपन था। उसकी तर्जनी उंगली ट्रिगर पर थी। टॉम किंग का हाथ थोड़ा कांप रहा था। यह पहली बार था जब उसने भरी हुई बंदूक पकड़ी थी। जब वह अपने चाचा के घर पर था तो उसने गोलियां भरने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं गलती से ट्रिगर न दब जाए और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। टकराना। एक और गोली की आवाज आई और पल भर में उसे गोलियों की दिशा समझ आ गई। गोली नदी के किनारे से आ रही थी। उसे याद आया कि यह नदी के पास स्थित स्टील फैक्ट्री का कर्मचारी आवास क्षेत्र था और वहां एक बड़ा खेल का मैदान भी था जहां कर्मचारी आराम से व्यायाम कर सकते थे और मीटिंग में शामिल हो सकते थे। टॉम किंग गोली की दिशा में बेतहाशा नहीं भागा, बल्कि वह स्टील फैक्ट्री की इमारतों से धीरे धीरे गुजरा और लगातार देखता रहा कि कोई इंफ्रारेड दूरबीन से निगरानी कर रहा है या नहीं। उसके हाथ पसीने से तर थे। वह डरा हुआ भी था। मौत के सामने कोई भी ज्यादा सतर्क नहीं हो सकता। अगर उसे अचानक गोली मार दी जाती तो सिर्फ उसकी इज्जत ही नहीं जाती बल्कि उसकी जान भी चली जाती। वह बचाव में आकर पहले से ही अच्छा कर रहा था। अगर उसकी सावधानी की वजह से कोई मर भी जाता तो उसे कोई अपराध बोध नहीं होता। जैसा कि हान लेंग ने कहा था, दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए खुद को बचाना जरूरी है। जल्दबाज लोग अक्सर बुरे अंजाम भुगतते हैं। वह इतना निस्वार्थ नहीं है। धीरे धीरे फैक्ट्री के मैदान से गुजरते हुए उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, जिससे टॉम किंग की घबराहट कम हो गई। हालांकि टॉम किंग सीधे खेल के मैदान की ओर नहीं गया, बल्कि वह नदी के किनारे स्टील के सामान रखने वाली एक फैक्ट्री की इमारत पर चढ़ गया। बाहर एक सीधी फैक्ट्री की छत तक जाती थी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, ध्यान रखते हुए कि कोई आवाज न हो, हर कदम पर आगे देखता रहा। छत तक पहुंचने में उसे पूरे 5 मिनट लगे। सब कुछ सुरक्षित था और वह स्टील की छत के पैनल पर पैर रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वे पतले थे और उन पर पैर रखने पर तेज आवाज होती। उसके लिए बस एक ही विकल्प था कि वह कम संकरी स्टील की बीमों पर धीरे धीरे चलता रहे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। धीरे धीरे मेहराबनुमा छत के केंद्र तक पहुंचकर उन्होंने अपने इंफ्रारेड स्कोप से आगे क्या है इसकी जांच की। अचानक नदी के पास खेल के मैदान के किनारे उसके सामने 4 ऊष्मा संकेत दिखाई दिए। कुछ गांव वाले इस जगह पर सरसों की खेती करते थे। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था। खेल के मैदान में घासपूस उगी हुई थी। नदी का शोर भी कम करने वाला था और कोई आश्चर्य नहीं कि डाकू बेखौफ होकर बंदूकें चला रहे थे। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में पकड़े जाने वाले इंफ्रारेड दूरबीन को हटा दिया, मिट्टी की परवाह नहीं की और सीधे बड़े आईबीम पर लेट गए तथा कम रोशनी वाले दूरबीन से झांकने लगे। उसने दूर 2 आकृतियां देखीं, दोनों के हाथों में पिस्तौलें थीं। दूरी इतनी ज्यादा थी कि मॉडल पहचानना मुश्किल था। उसे पिस्तौल के मॉडल पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि सिस्टम शॉप में उसके मनचाहे मॉडल मौजूद थे। इतने लंबे समय के बाद आग्नेयास्त्रों को लेकर उसका शुरुआती उत्साह लगभग खत्म हो चुका था। इसके अलावा वे लगभग 150 मीटर दूर थे और पृष्ठभूमि में उफनती नदी थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। जहां तक अन्य 2 लोगों का प्रश्न है, वे बैठे हुए थे, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक युवा जो स्पष्ट रूप से असुविधा में थे। उनके हिलते हुए होठों को देखकर वह समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे हैं। टॉम किंग एक पल के लिए घबरा गया। वह अभी भी यह नहीं पहचान पा रहा था कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वह बंदूक पकड़े किसी को भी यूं ही गोली नहीं मार सकता था। अगर वह किसी गलत व्यक्ति को मार देता तो क्या होता? फिर टॉम क्विन की आंखें चमक उठीं। अरे, वह कैसे भूल गया कि उसके पास मूल क्यूई है। पहले हर तरफ नजर रखने और सब कुछ सुनने के लिए उसने अपनी मूल क्यूई को 2 हिस्सों में बांट रखा था, एक आंखों के लिए और एक कानों के लिए। काश वह उसे अपने कानों पर केंद्रित कर पाता तो शायद वह सब कुछ ठीक से सुन पाता। टॉम किंग जल्दी से क्यूई को अपनी आंखों से हटाकर अपने दाहिने कान पर ले आता है। तुरंत ही दूसरी तरफ से आ रही आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। हालांकि आसपास का शोर अभी भी तेज था, लेकिन जब तक वह ध्यान से सुनता रहा उसका दिमाग उसे कुछ हद तक छानने में कामयाब रहा। उसी समय एक आवाज उसके कानों में पड़ी, अंकल वांग, मैंने आपके साथ गलत किया है। पिछले हफ्ते आपको घर लौट जाना चाहिए था। आपको। दूरबीन से देखने पर यह स्पष्ट था कि ये शब्द नीचे बैठे युवक द्वारा कहे गए थे।
युवा गुरु, जब से आपके पिता ने हमें, दादा और पोते को अपने घर में रखा है, तब से मेरा जीवन आपके पिता का हो गया है। इसके अलावा मेरे घर पर कोई नहीं बचा है। मेरा पोता ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार के साथ बस गया है। इस समय आप और आपके पिता ही मेरा परिवार हैं। अगर मैं आपके साथ मर सकूं तो मुझे संतोष होगा, बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला। इससे पहले कि युवक कुछ और बोल पाता, बंदूकधारियों में से एक ने मजाक उड़ाया, तुम दोनों अपनी इसी भावना से हमें बीमार कर रहे हो। क्या तुम सच में यह नहीं बताओगे कि तुम्हारा परिवार अपना पैसा कहाँ रखता है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं पहले की तरह खोखली धमकियां नहीं दूंगा। तुमने एक बार मना किया तो मैं उसके अंगों में गोली मार दूंगा। 5 बार मना किया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपनी बंदूक उठाई और बूढ़े आदमी के बाएं पैर पर तान दी। बूढ़ा आदमी निडर होकर बंदूकधारी को घृणा से घूरने लगा। सपने देखते रहो, ये पैसे हमने अपनी मेहनत से कमाए हैं, वो भी कानूनी तरीके से। अरे कृतघ्नो, मैंने नियमानुसार तुम्हारा टोल चुका दिया है, फिर भी तुम हमारी संपत्ति पर लालच कर रहे हो। मैं ये पैसे तुम्हें देने के बजाय बैंक को देना पसंद करूंगा। तुम तो हमें मार ही डालो, युवक गुस्से में बोला। यह सुनते ही तांग किंग तुरंत स्थिति समझ गया। जिनके पास बंदूकें थीं, वे साफ तौर पर खलनायक थे। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि युवक टोल से क्या कहना चाहता था, लेकिन उसे उन लोगों से भी नफरत थी जो निष्पक्षता से नहीं खेलते, लोगों का पैसा लूटते थे और उनकी संपत्ति पर भी लालच करते थे। इतना ही नहीं, वे उन्हें मारने की योजना भी बना रहे थे। इन लोगों में कोई पेशेवर नैतिकता नहीं थी और उसने तुरंत उन्हें बुरे लोगों की श्रेणी में डाल दिया। अब तक तांग किंग ने फैसला कर लिया था, उसे उन्हें बचाना था। अध्याय 162, अध्याय 143, मार डालो, सदस्यता मांगना। एक, दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए और किसी भी क्षण मौत की आशंका को भांपते हुए तांग किंग ने गोदाम से जल्दी से एक बंदूक निकाली। यह एक जर्मन निर्मित G36 लाइट असॉल्ट राइफल थी, जिसका डिजाइन उसे खास तौर पर पसंद था। घरेलू पुलिस बल को परेशानी में डालने से बचने के लिए उसने विदेशी आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करना चुना। सड़क पर कहीं खोई हुई घरेलू बंदूक का ख्याल ही अनगिनत लोगों को परेशान कर सकता था और कुछ लोगों का साल भी बर्बाद कर सकता था। खासकर चूंकि झेंग शिउ स्थानीय लोक सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख था और तांग किंग के साथ उसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए उसके लिए परेशानी खड़ी करना बेमानी था। क्लिक करें। उसने बंदूक लोड की, स्कोप की प्रकाश तीव्रता को समायोजित किया। सिस्टम शॉप का यही फायदा था, इससे हैंडगन के अलावा किसी भी बंदूक के लिए स्कोप को कस्टमाइज किया जा सकता था। कम रोशनी वाले स्कोप से तांग किंग ने विरोधी की छाती पर निशाना साधा। टीवी पर जो कुछ उसने देखा था, उसका अनुकरण करते हुए उसने अपने मन और श्वास को स्थिर किया ताकि दूरबीन हिलने से बच सके। ठंडी हवा के बावजूद उच्च आवर्धन क्षमता और मात्र 100 मीटर से अधिक दूरी के कारण उनके द्वारा निशाना चुकने की संभावना कम थी। उसने अपनी उंगली ट्रिगर पर रखी। ठंडी हवा के बावजूद उसके हाथ में पसीना आ गया और उसकी हृदय गति काफी बढ़ गई। यह वास्तविक हत्या थी, कोई खेल नहीं। तांग किंग ने गला साफ किया। धिक्कार है, उसने सोचा, चलो इसे CF खेलने जैसा ही समझते हैं। आखिरकार वह ट्रिपल V लेवल का था और डरने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा इतनी दूरी और इतने अंधेरे में वह कम रोशनी वाले दूरबीन से खून के छींटे नहीं देख पाएगा, वह बस रंगीन पानी जैसा दिखेगा। वेई जुन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने बुजुर्ग की जिंदगी की इतनी परवाह नहीं करोगे। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे परिवार ने जो पहले किया था, उसके चलते अब तुम इस देश में नहीं रह पाओगे। और क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम देश लौटकर चैन की जिंदगी जी पाओगे? तुम बहुत नासमझ हो। अब तुम्हारे परिवार का हर सदस्य हमारी निगरानी में है। क्या तुम्हें लगता था कि आज सुबह पुलिस को फोन करने से कोई मदद मिलेगी? वो कमबख्त पुलिस वाले तो बस हमारी हथेली में घूम रहे थे और हमने उनका ध्यान पड़ोसी काउंटी की तरफ मोड़ दिया है, उस आदमी ने कहा जिसने पहले तिरस्कार भरे लहजे में बात की थी। तांग किंग ध्यान से सुन रहा था। साफ था कि यह आदमी बातचीत का नेतृत्व कर रहा था, जबकि दूसरा आदमी हाथ बांधे चुपचाप खड़ा था, जिससे उसकी सतर्कता का अभाव झलक रहा था। शायद उसे लगा होगा कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और तो और जैसे ही उसने उस आदमी को पुलिस का अनादर करते सुना, उसके मन में नाराजगी की लहर दौड़ गई। आखिरकार उसके अपने चाचा भी तो पुलिस वाले थे। जमीन पर बैठे वेई जुन का चेहरा ये शब्द सुनकर पीला पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि सुबह पुलिस को फोन करना बेकार गया। सूचना देने के तुरंत बाद उसे पकड़ लिया गया और पुलिस ने कोई नाकाबंदी या वाहन जांच नहीं की। पता चला कि इन लोगों ने उन्हें गुमराह किया था। इन लोगों की जासूसी रोधी मजबूत क्षमताओं को देखकर वेई जुन को डर था कि उसका परिवार गंभीर खतरे में है। उसे अफसोस हुआ कि उसने देश लौटने के तुरंत बाद पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं ली। अगर उसने ली होती तो शायद उसकी यह दुर्दशा न होती।
जेल में रहना या निगरानी में रहना भी मौत से बेहतर था। वेई जुन का परिवार शुरुआती वर्षों में अकाल के कारण म्यांमार भाग गया था। बाद में कई भाग्यशाली परिस्थितियों और परिस्थितिजन्य मजबूरियों के कारण उनका परिवार गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में एक छोटा सशस्त्र बल बन गया। हालांकि वे नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल नहीं थे, बल्कि वे मुख्य रूप से जेड, आभूषण, सोना आदि का व्यापार करते थे। उन्होंने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में सभी अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया और जमीन पर चावल और अन्य अनाज उगाए। उन्होंने काफी अच्छा जीवन व्यतीत किया। विवेकपूर्ण संचालन और चीनी होने के लाभ के कारण इतने वर्षों के विकास के बाद उनके नियंत्रण वाला क्षेत्र हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसमें 20 से 30 हजार लोग रहते थे और उनके पास लगभग 800 सशस्त्र कर्मी थे। वे गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र के सबसे बड़े जेड आपूर्तिकर्ताओं में से एक बन गए थे। क्षेत्र के कई अन्य सशस्त्र समूह उन्हें अपना खनन किया हुआ जेड, रत्न और सोना बेचते थे और वे भारी सेवा शुल्क लेते थे। इसके अलावा वे दुर्लभ लकड़ी और जड़ी बूटियों का भी व्यापार करते थे। हालांकि चूंकि उस क्षेत्र में बहुत सारे सशस्त्र समूह थे, इसलिए उनके बीच प्रतिद्वंदी होना स्वाभाविक था। चूंकि उनके बीच कोई सीधी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, इसलिए वे आमतौर पर सद्भाव से रहते थे। शुरुआती 7-8 वर्षों में जब लाभ मुख्य केंद्र बन गया, तो भूभाग को लेकर हुए संघर्षों को छोड़कर संघर्ष धीरे धीरे कम होते गए। हालांकि वे अब भी कभी कभार होते रहते थे। एक बार एक संघर्ष में उनके चाचा और चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। केवल वेई जुन के पिता स्वयं और उनके चाचा का एक दत्तक पुत्र ही बचे थे। वेई जुन के पिता ने दत्तक पुत्र को अपना धर्मपुत्र भी मान लिया था। हैरानी की बात है कि हाल ही में पास के एक बड़े हथियारबंद समूह के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब उसका क्रूर पुत्र गद्दी पर बैठा, तो वेई जुन जानबूझकर शोक समारोह में शामिल हुआ ताकि नए नेता के साथ अच्छे संबंध बना सके। शुरुआत में तो वे खुशी खुशी बातें करते रहे, लेकिन एक हफ्ते बाद नए नेता ने उन्हें हड़पने के लिए सेना भेज दी। उसका लहजा अहंकारी था और उसकी शर्तें कड़ी थीं। अगर वे मान जाते तो वे इतने सालों से जो कुछ भी हासिल करते आए थे, सब गवा देते। वे उसकी निगरानी में उसके लिए पैसा कमाने के औजार बन जाते। स्वाभाविक रूप से वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। सबको पता था कि दूसरा पक्ष नशीले पदार्थों के धंधे में लगा है। अगर उन्हें मिला लिया गया तो उनका अपना इलाका गंदा और अराजक हो जाएगा, खासकर तब जब नया सत्तासीन नेता बर्बरता के लिए जाना जाता हो। अगर वह वेई जुन के इलाके के लोगों पर नियंत्रण रखता है, तो कई निर्दोष लोग पीड़ित हो सकते हैं। चूंकि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था, इसलिए कब्जा करने की कुछ असफल कोशिशों के बाद झड़पें हुई। उनके पक्ष में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, खासकर तब जब दूसरे पक्ष ने कहीं से कई बड़े हथियार हासिल कर लिए थे, यहां तक कि उन्होंने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी हासिल कर ली थीं। हालांकि वे भी इन्हें खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय पर कोई हथियार विक्रेता नहीं मिल सका, और उससे भी बड़ी बात यह कि उनके पास इन गाड़ियों को चलाने के लिए कोई प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं था। उन्हें प्रशिक्षित करने में बहुत समय लग जाता। स्वाभाविक रूप से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगातार पीछे हटना पड़ा, अपना लगभग आधा इलाका खोना पड़ा और 100 से ज्यादा लोग मारे गए। बहुत बाद में उन्हें पता चला कि दूसरे पक्ष ने उन उपकरणों को चलाने के लिए अस्थायी कर्मचारी रखे थे। वरना एक सशस्त्र सेना जिसके पास सिर्फ तोपखाना था, अचानक ऐसे लोग कैसे आ सकते थे जो टैंक चला सकें। जब हालात इतने बिगड़ गए कि वापसी संभव नहीं रही और उसका अपना चचेरा भाई दुश्मन के कब्जे में आ गया, तो उसने अपने पिता को दूसरे रास्ते तलाशने के लिए राजी किया। अपने दत्तक पुत्र की हत्या से बचने के लिए उन्होंने दुश्मन की आत्मसमर्पण की मांग मानने का नाटक किया। अपने चचेरे भाई के रिहा होने के बाद वे किसी और का पैसा कमाने का जरिया नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वे अपने ज्यादातर भरोसेमंद अनुयायियों और कुछ इच्छुक नागरिकों के साथ रातों रात म्यांमार सरकार के नियंत्रण वाले इलाके में भाग गए। उन्होंने लोगों को गुजारा करने के लिए कुछ पैसे दिए और आखिरकार एक परिचित सूत्र द्वारा बताए गए तस्करों के जरिए चीन पहुंच गए। कई चक्कर लगाने के बाद वह और उसके पिता पास के चुनबू काउंटी पहुंच गए। उनमें से 5 लोग देश लौट आए, वह, उनके पिता, उनके चचेरे भाई, उनके सामने चाचा बांग और एक अंगरक्षक। चुनबू काउंटी पहुंचने के बाद उन्हें लगा कि अब वे आराम से रह पाएंगे और चैन से जी पाएंगे। लेकिन परसों उन्हें अचानक पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा है। याद करने और पहचान करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तस्करी करने वाली टीम के लोग थे जिन्होंने उन्हें चीन में घुसने में मदद की थी। इन लोगों को दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ देखकर उनके पिता वेई शियोंग ने अलग होकर भागने का फैसला किया और फोन के जरिए संपर्क बनाए रखा। वह और अंकल वांग पूरे दिन छोटी छोटी सड़कों पर दौड़ते रहे, फिर काउंटी शहर के एक होटल पहुंचे और चेक इन किया। उन्होंने अपने पिता को सूचित करने के लिए एक टेक्स्ट संदेश भी भेजा। लेकिन आज सुबह जब वह जल्दी उठा तो उसने दुश्मन के आदमियों को फिर से देखा और उसके पिता का फोन नहीं लग रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पिता के साथ कुछ हुआ होगा, इसलिए उसने भागने के बजाय पुलिस को फोन करने का फैसला किया। अब उसके पिता शायद खतरे में थे।
उसके पास पुलिस से मदद मांगने का ही एकमात्र विकल्प था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस के आने से पहले ही दुश्मन उसे होटल में पालेंगे। उन्हें जबरदस्ती एक कार में बिठाया गया और दुश्मन के 3 अन्य आदमी पुलिस को बहकाने के लिए निकल पड़े। उनका निशाना उनके परिवार द्वारा वर्षों में जमा की गई $5 करोड़ से ज्यादा की दौलत थी। अब और बात मत करो, बस मुझे मार डालो। तुम लोग मुझसे वो पैसे कभी नहीं पा सकोगे, वेई जून ने ठंडे स्वर में कहा। चाहे वह बोले या चुप रहे, मौत तो तय थी, इसलिए ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। उस पैसे का खाता और पासवर्ड सिर्फ उसे और उसके पिता को ही पता था। कम से कम वह उसे जाहिर तो नहीं करेगा। हालांकि उसे दुश्मन से पता था कि उसके पिता पर नजर रखी जा रही है, फिर भी अगर उसके पिता बच निकले तो क्या होगा। कम से कम गुजारा करने के लिए कुछ पैसे तो बचेंगे ताकि वे भूख से न मरें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारा न बोलना ठीक है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? अगर तुम नहीं भी बोलोगे तो तुम्हारा छोटा भाई बोलेगा। एक बार तुम्हारे भाई को तुम्हारे पिता से अकाउंट और पासवर्ड मिल जाए। हाँ हाँ, नेता ने व्यंग्य किया। क्या तुमने कहा मेरे भाई? वेई जुन ने चौंक कर पूछा। वह बेवकूफ नहीं है, उसने तुरंत अपने नेता के शब्दों में छिपे अर्थ को समझ लिया। पहले तो उसने सोचा कि उनकी अपनी लापरवाही के कारण उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन अब लग रहा था कि बीच में कोई गद्दार है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह उसका अपना छोटा भाई होगा जो 1 दशक से भी ज्यादा समय से उनके साथ रह रहा था। वे वास्तव में उसके प्रति बहुत दयालु थे, उसे अपना भाई मानते थे। अब पीछे मुड़कर देखने पर उसके भाई के असामान्य व्यवहार के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे। यह भाई एक स्थानीय अनाथ था जिसे उसके दूसरे चाचा ने गोद लिया था, बस उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कृतघ्न होगा। धिक्कार है, कोई आश्चर्य नहीं कि उसका भाई रास्ते में इतना अजीब व्यवहार कर रहा था, काम टाल रहा था और बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसे वह भी याद आया जब उसके पिता को पहली बार पता चला कि उनका पीछा किया जा रहा है। उसके पिता पुलिस को ढूंढना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने उन्हें रोक दिया। उनके भाई का दावा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। वे जेल नहीं जाना चाहते थे और भागने की उम्मीद में उनके पिता ने तब प्रस्ताव रखा कि वे अलग हो जाएं और भाग जाएं। तुमने क्या सोचा? देश बहुत बड़ा है। अगर वो न होता तो हम तुम लोगों को ढूंढ ही नहीं पाते। नाराज हो ना? तुम्हारा भाई तुम्हारे परिवार की जमा पूंजी पर कब से नजर गड़ाए बैठा है। वो जानता था कि तुम्हारे पिता उसे ज्यादा कुछ नहीं देंगे, इसलिए उसने रास्ते में हमें ढूंढ लिया और तुम्हारे परिवार की दौलत हड़पने के लिए साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। उसे बस उसका 5वां हिस्सा चाहिए था। हमारे बीच मतभेद था। कुछ बुजुर्ग लोग नियमों का सख्ती से पालन करते थे और हम रास्ते में उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वरना तुम कैसे सुरक्षित घर लौट पाए? उस आदमी ने बात पूरी की और जोरदार हंसी। हा, सच में परिवार में चोर से बचना मुश्किल है। वह जानवर और तुम नियम तोड़ने वाले कमीने, यहाँ तक कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर साथी देशवासियों को धमकाते हो। वेई जुन ने गुस्से से हंसते हुए दांत भींचकर जवाब दिया। अरे तुम गलत हो। तुम लोगों ने विदेश में इतना पैसा कमाया है, उसमें से कुछ हमारे साथ बांटना ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? जाओ और चाहो तो गाली दो, वैसे भी तुम जल्दी ही मर जाओगे। मैं तुम्हारा सिर लेकर उस बूढ़े की सारी उम्मीदें मिटा दूंगा। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारी मौत के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि वे तुम्हारे भाई को बता दें, इसलिए। उस आदमी ने व्यंग्य करते हुए अपनी बंदूक वेई जून के सिर पर तान दी। किनारे से सुन रही तांग किंग अवाक रह गई, सोच रही थी ये बेवकूफ आदमी कहाँ से आ गया। इतने सालों से इतने सारे घरेलू टीवी सीरियल देखने के बाद भी क्या इसे कोई बुनियादी तर्क नहीं आता? किसी जिंदा इंसान से धमकाना मरे हुए इंसान से डराने से कहीं बेहतर है। ऐसा लग रहा था जैसे इस आदमी के दिमाग पर किसी गधे ने लात मार दी हो। इस समय अंकल वांग दौड़कर आए और अपने शरीर से वेई जून को ढक लिया। उनका चेहरा दृढ़ था, उनकी मुद्रा मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार थी। वेई जून उन्हें हटने के लिए मना नहीं पाए। अंततः उन्होंने परवाह नहीं की। खैर, मौत तो देरसवे आनी ही थी। ऐसा लग रहा था कि वे इस दयालुता का बदला अगले जन्म में ही चुका पाएंगे। बूढ़े, तुम इतने उत्सुक हो तो पहले मर सकते हो, नेता ने अश्लीलता से व्यंग्य किया, अंकल वांग की छाती पर निशाना साधते हुए ट्रिगर दबाने की तैयारी में। वह इस समय वेई जुन को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं था। वह बस उसे डराना चाहता था और वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। जहां तक इस अंकल वांग की बात है तो अगर वह मर भी गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसे केवल सीने में ठंडक महसूस हुई। उसने सोचा था कि बूढ़े आदमी के शरीर पर खून का एक छेद बन जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई थी और वह पीछे की ओर गिर रहा था। इसके अलावा उसने गोली चलने की आवाज भी नहीं सुनी। स्नाइपर बेहोश होने से पहले उसके दिमाग में यही आखिरी विचार था।
एक हल्की सी आवाज के साथ तिलहन के कुछ डंठलों को तोड़ते हुए नेता जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अभी भी खुली हुई थीं। अध्याय 163 अध्याय 144 दोहरा एक। पहली लड़ाई सफल रही। हालांकि अपने दूरबीन की हल्की रोशनी में टांग किंग खून बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसकी पूरी दृष्टि हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि में लिपटी हुई थी, जिससे रंगों और वस्तुओं में अंतर करना बेहद मुश्किल हो रहा था। यह डरावना नहीं था, बल्कि किसी डरावनी फिल्म के पृष्ठभूमि रंग जैसा था। अभी अभी जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसका दिल स्वाभाविक रूप से थोड़ा घबरा गया। आखिरकार एक जिंदगी तो छीन ली गई थी, पर यह बस एक क्षणिक एहसास था, और उसे कोई बेचैनी या उपन्यासों में वर्णित वह मिचली जैसी अनुभूति नहीं हुई जो मुख्य पात्र द्वारा पहली बार हत्या करने पर होती है। टांग किंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह निर्दयी हो गया था या अभी की तस्वीर ज्यादा डरावनी नहीं थी, या शायद पुनर्जन्म के बाद उसकी सोच बदल गई थी, जिससे वह इस बेतुके विचार पर विचार करने लगा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। अरे, मैं क्या सोच रहा हूँ? टांग किंग को एहसास हुआ कि उसके विचार भटक रहे थे। उसने सिर को हल्के से हिलाया और उन उबाऊ धारणाओं को एक तरफ रख दिया। अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। टांग किंग को पहले अपने सामने आई मुसीबत से निपटना था। अगर दूसरा पक्ष हताश होकर वेई जून और उसकी कंपनी को मार डालता तो यह बेहद घिनौना होता। अगर वे लोग जिन्हें वह बचाना चाहता था उसके सामने मर जाते तो उसे नहीं पता था कि उसे जिंदगी भर अपराध बोध रहेगा या नहीं। हालांकि इस क्षणिक देरी ने बचे हुए आदमी को सांस लेने का मौका दे दिया, वरना टांग किंग की तेज रफ्तार को देखते हुए वह दोनों को तुरंत मार सकता था। नदी किनारे सब्जी का खेत। अपने साथी को जमीन पर निश्चल पड़ा देख दूसरा व्यक्ति, जो पहले शांत और संयमित था, उसे अचानक एहसास हुआ कि कोई साइलेंसर लगी बंदूक से उन पर गोली चला रहा है, और उसका चेहरा तुरंत घबराहट से बदल गया। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसका नाम काओ शू था। वह दक्षिणी प्रांत का रहने वाला था। प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और सड़कों पर घूमना फिरना शुरू कर दिया। संयोग से वह एक स्नेकहेड संगठन में शामिल हो गया और एक प्रवर्तक के रूप में काम करने लगा। बेशक वह गूंगा नहीं था, बस उसे बात करना पसंद नहीं था। इससे पहले उनके 5 लोगों के समूह ने स्टील फैक्ट्री की खाक छान मारी थी और उन्हें एक भी भिखारी नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने इसे अपनी छुपने की जगह चुना। उन्होंने योजना बनाई कि जब उनके 3 साथी पुलिस को बहकाकर भगा देंगे तो वे वेई जून को यहीं बंधक बना लेंगे। वेई जून और उसके साथी पूरे दिन स्टील फैक्ट्री में बंधक रहे। रात में जब वे शौचालय जाते हुए भागने की कोशिश करते तो उन्हें आसानी से पकड़ लिया जाता और कुछ गोलियों से डरा दिया जाता, क्योंकि वे 2 वयस्कों से तेज नहीं भाग सकते थे। सुरक्षित स्टील फैक्ट्री से अभी अभी बाहर निकला था और जब तक उसने अपने साथी को गिरते नहीं देखा तब तक वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब काओ शू को एहसास हुआ कि सावधानी दीर्घकालिक सुरक्षा लाती है वाली प्राचीन कहावत कितनी सच है, लेकिन इस बार इसकी कीमत शायद उसकी जान थी। काओ जू ने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई, कई बार लुढ़का, जब तक कि वह एक सिंचाई नाले में गिर नहीं गया और आखिरकार रुक गया। अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस करते हुए वह चिल्लाया, कौन है? उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि उनका पुलिस से सामना हो गया है। उनके मन में घरेलू क्षेत्र में ऐसे उपकरण सिर्फ पुलिस के पास ही हो सकते हैं। आम लोगों के पास तो ये हो ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। उनके स्नेकहेड संगठन के पास ऐसे उपकरण तो थे, लेकिन वे उन्हें देश में लाने की हिम्मत नहीं कर पाए, सिर्फ विदेश में ही उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत कर पाए। यह देखकर वेई जुन और अंकल वांग भी जल्दी से जमीन पर लेट गए और आसपास का नजारा देखने लगे। हालांकि हमलावर शायद उन्हें बचाने के लिए ही वहां आया था, लेकिन कौन जाने वे ज्यादा सोच रहे थे। टांग किंग ने स्वाभाविक रूप से काओ शू की आवाज सुनी, लेकिन उसे जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। काओ शू एक अनुभवी खलनायक था। अगर टांग किंग जवाब देता तो काओ शू उस पर गोलियों की बौछार कर सकता था और टांग किंग को उनसे बचना पड़ता। यह बहुत बड़ी मुसीबत होती। इसके अलावा अगर संयोग से टांग किंग को गोली लग जाती तो वह लेखक को जरूर चाकू मार देता। हालांकि खलनायक अक्सर ज्यादा बोलने की वजह से मरते हैं, लेकिन अक्सर ज्यादा बोलने की वजह से ही नायक मरते हैं। इस प्रकार तीनों दलों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। एक ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। लोहे की फैक्ट्री में भयानक सन्नाटा था, इतना कि डर लग रहा था। लेकिन उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे छिपे संकट ने उत्साह, भय और चिंता के मिलेजुले भाव से सभी के पसीने छुड़ा दिए। कोई प्रतिक्रिया न देखकर काओ जू हैरान रह गया। पुलिस को आत्मसमर्पण के बारे में कुछ कहना चाहिए था, फिर कोई आवाज क्यों नहीं आई? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या ऐसा हो सकता है कि वे पुलिस वाले न हो? लेकिन काओ शू के दिमाग में तरह तरह की संभावनाएं कौंधने लगीं। अगर पुलिस नहीं थी तो शायद वेई जुन से मिली मदद ही थी। बस यही 2 संभावनाएं थीं।
जो कोई यह कहने की हिम्मत करेगा कि वे वहां से गुजरे थे और उन्होंने उन्हें गोली मारने का फैसला किया, वह निश्चित रूप से उसके हाथों मारा जाएगा। बहरहाल चाहे जो भी हो, आज उनका ऑपरेशन निश्चित रूप से असफल होने वाला था। चाहे पुलिस हो या वेई जून द्वारा मांगी गई मदद, भविष्य में वेई जून को फिर से पकड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा अगर वेई जून और बाकी लोग यह जानकर कि उसका छोटा भाई गद्दार है, उसके पिता वेई शियोंग से संपर्क कर लेते हैं, तो लौटने पर उसकी जान पर बन आएगी। इतनी बड़ी रकम खोने के बाद उसका निर्दयी बॉस उसे जरूर ढूंढ लेगा। मुख्य बिंदु को समझकर काओ जू ने अपने मन में एक निर्णय लिया। धिक्कार है, वेई जून को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता था। जहां तक दूर खड़े तांग किंग की बात है, उसने उसका जरा भी ध्यान नहीं रखा। अभी उसके साथी के बोलने की आवाज तेज नहीं थी, इसलिए तांग किंग के लिए उसे सुनना नामुमकिन होता। इसके अलावा काओ जू को तो यह भी नहीं पता था कि तांग किंग कहाँ है। उसे चुप कराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज जब तक वह जिंदा रहेगा, उसे संतोष होगा। यह बात ध्यान में रखते हुए काओ जू ने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और पहले से ही वेई जून की दिशा में गोली चलाने की तैयारी कर ली। हालांकि जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, तांग किंग की गोली उसके ऊपर से निकल गई। आह! काओ जू ने चीख मारी, अपनी बाह पकड़ ली और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। तांग किंग ने कारखाने की छत पर खड़े होकर उपहास किया। तुम मेरे सामने हत्या करना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि मेरा अस्तित्व नहीं है? हाथ में गोली लगने के बाद काओ जू की पिस्तौल भी जमीन पर गिर गई। डिंग डिंग डिंग। अध्याय 164 अध्याय 144 दोहरा क्ल2। काओ जू को पिस्तौल उठाकर वेई जुन को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए तांग किंग ने बिना किसी औपचारिकता के जमीन पर पड़ी पिस्तौल पर 3 गोलियां चलाईं, जिससे वह निष्क्रिय हो गई। चलो देखते हैं अब तुम क्या कर सकते हो, तांग क्विंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बिंदु पर पूरा बचाव अभियान समाप्त हो गया। बंदूक के बिना घायल काओशू अब कोई खतरा नहीं था। अगर उसके पास चाकू भी होता तो भी वेई जून अपने नंगे हाथों से काओशू को आसानी से संभाल सकता था। हालांकि तांग क्विंग पूरी तरह से शांत नहीं हो सका। उसने अपनी नजर वेई जून की दिशा पर गड़ाए रखी। उसका मन तो वेई जून के खेत में गोलियां चलाने का था, लेकिन काओशू के संभावित भयानक अंत के विचार से ही उसे डर लगने लगा। वह ऐसा नहीं कर सका। अपनी बंदूक नष्ट होते देख काओ जू हक्का बक्का रह गया। बंदूक नष्ट हो जाने के बाद वह कैसे जवाबी हमला करेगा? तांग किंग जिस चाकू को लेकर चिंतित था, वह उसके पास था ही नहीं। उसे बंदूक चलाने की इतनी आदत थी कि वह चाकू का इस्तेमाल बहुत कम करता था। काओ जू ने गहरी सांस ली। यह जगह बहुत खतरनाक थी। अगर उसका प्रतिद्वंदी कोई हत्यारा होता तो वह खत्म हो जाता। यह समय बैठकर मौत का इंतजार करने का नहीं था। पास की नदी को देखते हुए काओ जू ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गहरी सांस ली, अपनी घायल बाह को ढका और उन्हें अचानक पकड़ने के लिए तैयार हो गया। रात का फायदा उठाते हुए भले ही दूसरे पक्ष के पास नाइट विजन उपकरण हो, फिर भी उसके बच निकलने की संभावना ज्यादा थी। इसलिए वह अचानक उठा और नदी किनारे की ओर भागा। पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि सपने सुंदर थे, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। frugnovel.com। जैसे ही काओ जू नदी की ओर कुछ कदम बढ़ा, तांग किंग ने उसके पैर में गोली मार दी। आह, मुझे छोड़ दो। काओ शू तुरंत जमीन पर गिर पड़ा, अपने जख्मों को पकड़े हुए और अपनी जान की भीख मांगने लगा। अब उसे कोई खतरा नहीं था। मजबूत गतिशील दृष्टि और युद्ध प्रशिक्षण से प्राप्त पूर्वानुमान क्षमता ने रात्रिकालीन वातावरण के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन दोनों से निपटने के बाद तांग किंग का वेई जून के पास जाकर उससे बात करने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास और मुसीबत मोल लेने का समय नहीं था। उसे नहीं पता था कि किसी और ने गोलियों की आवाज सुनी है या नहीं और पुलिस को सूचना दी है या नहीं। उसे वहां से निकल जाना था, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वेई जुन की जोड़ी जमीन पर पड़ी थी, हालात को लेकर कुछ उलझन में थी। किसने उनकी मदद की थी? पहले तो उन्हें लगा कि पुलिस ने, लेकिन मदद बहुत ज्यादा हिंसक थी। सामने वाले ने उन्हें कोई मौका नहीं छोड़ा और सीधे गोली मार दी। फिर कोई पुलिस वाला बाहर आकर उन्हें हिलने से मना नहीं कर रहा था। दोनों वहां से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि गोली चलाने वाले के पास नाइट विजन उपकरण है। बंदूकधारियों की इजाजत के बिना वे दोराहे पर फंस गए थे। तांग किंग ने उन्हें वहीं रुकते देखा और समझ गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने सीधे उनके सामने जमीन पर पड़ी बंदूकों पर गोली चला दी। नदी किनारे कोई सीमेंट की जमीन नहीं थी। उसकी अपनी बंदूक खेत में चली और सीधे उसमें धंस गई। वे शायद उसे देख नहीं पाए। चाहे इससे अनजाने में किसी को चोट लगे, तांग किंग को इसकी परवाह नहीं थी। अगर उनकी किस्मत इतनी खराब थी तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। रीडिंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन।
अपने सामने रखी बंदूक को गोली लगते और इधर उधर हिलते देख दोनों डर गए और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। जिस तरह से वेई जून थोड़ा पीछे हटा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तांग किंग ने वेई जून के सामने पड़ी बंदूक पर 2 और गोलियां चलाईं। बंदूक शायद अब तक निष्क्रिय हो चुकी थी। तीनों गोलियां एक ही बंदूक से लगीं। जाहिर है कि हमलावर काफी सटीक था। दोनों को तुरंत समझ आ गया कि तांग किंग का क्या मतलब था। अब जाने का समय हो गया था। वेई जुन ने अपने साथी को एक नजर देखा, सिर हिलाया और चांदनी की याद दिलाते हुए भाग गया। उन्हें पता था कि उनका पुलिस से सामना नहीं हुआ था। कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें जाने नहीं देता। उन्होंने देहात की ओर भागने और फिर पुलिस को फोन करने का मन बना लिया। यही उनका एकमात्र विकल्प था। उन्होंने अभी काउंटी शहर में न जाने का फैसला किया ताकि दूसरे पीछा करने वालों से टकराने से बच सकें। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि कितने लोग उन्हें मारने पर तुले हैं। पछताने से बेहतर था कि सावधानी बरती जाए। यह जानकर कि दोनों आदमी उसका संदेश समझ गए हैं, तांग किंग ने राहत की सांस ली। लेकिन दूसरी तरफ पड़ी लाशें और जमीन पर पड़े हथियार बहुत बड़ा सिरदर्द थे। अगर ये लाशें मिल गईं तो कल या शायद आज रात भी बहुत से लोग डर जाएंगे। लानत है, छोड़ो। ये उसकी समस्या नहीं है। जितना ज्यादा वो करेगा उतनी ही ज्यादा गलतियां करेगा। अगर लाशें ठिकाने लगाते हुए वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उसकी खैर नहीं। तांग किंग ने जल्दी से कारतूस उठाए और तेजी से फैक्ट्री की इमारत में उतर गया। उसने एक पुरानी झाड़ू उठाई और जल्दी से निशान साफ कर दिए। आखिर में उसने जूते नदी में फेंक दिए। कम लोगों के आने जाने की वजह से फैक्ट्री में बहुत धूल जम गई थी। अगर किसी ने पैरों के निशानों से उसका पता लगा लिया तो मुसीबत उसके दरवाजे पर आ जाएगी। कितना घटिया दिन है। वह उन किरदारों से ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक पाया जो बस गायब हो सकते थे। सबूत मिटाना कितना आसान होता। बदकिस्मती से ऐसा सिस्टम जो इस तरह की सुविधा दे सकता था उसके लिए चालू नहीं था। इससे उसे कुछ पता नहीं चला, जिससे उसे गालियां देने का मन हुआ। खुशकिस्मती से इस्तेमाल हो चुके कारतूस सिस्टम में भी रखे जा सकते थे, वरना उसे कारतूसों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकालना पड़ता। अगर उसे ऐसा करना पड़ा तो वह वाकई मुश्किल में पड़ जाएगा। उसे अपनी उंगलियों के निशान मिटाने का भी कोई रास्ता निकालना होगा। हो सकता है कि वह अपनी गंध पीछे छोड़ जाए और पुलिस का कुत्ता उसे पकड़ ले, जो उसके लिए एक भयानक सपना होता। अपने से जुड़े सभी निशान मिटाने के बाद तांग किंग जल्दी से दीवार पर चढ़कर मोहल्ले में वापस आ गया। सुबह के 3 बज चुके थे। वह देर नहीं कर सकता था। उसने दीवार के शक्तिशाली बल का इस्तेमाल करके खुद को ऊपर की ओर धकेला और कुछ ही छलांगों में वह अपनी खिड़की की चौखट पर पहुंच गया और रेंगकर अंदर घुस गया। जब उसने देखा कि उसके घर में कुछ भी असामान्य नहीं है तो तांग किंग ने आखिरकार राहत की सांस ली। सोफे पर लेटे हुए तांग किंग को लगा कि वो पूरी तरह पागल हो गया है। वो आधी रात को लोगों को मारने निकला था। उसे कुछ नहीं मिला पर बहुत कुछ दांव पर लगा दिया। उसके दिमाग में एक गांठ जरूर थी। शुक्र है उसने कोई असली खून नहीं देखा था, वरना वो कई दिनों तक परेशान रहता। अध्याय 165 अध्याय 144 दोहरा 3 वूला वूला। तभी अचानक अलार्म बजा और तांग किंग चौंक कर खड़ा हो गया। उसकी पहले की चिंताएं जायज थीं। किसी ने गोली की आवाज सुनी थी और पुलिस को बुला लिया था। अपराधी होने का मतलब है सत्ता के डर में जीना, तांग किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस के सायरन की आवाज से भी उसे डर लगेगा। ये तो बहुत ही अजीब जमाना है, उसने सोचा। पुलिस जल्द ही घर घर पहुंचेगी। यह बेवजह का शोरगुल होने वाला था। तांग किंग ने और कुछ सोचने की हिम्मत नहीं उठाई। उसने अपने रात के कपड़े पहने, कंबल ओढ़ा और सोने की तैयारी की। लेकिन अब उसे नींद कैसे आती? हर बार जब वह आंखें बंद करता तो वे रोमांचक दृश्य उसके मन में फिर से उभर आते। उसने उनके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश करता वे उतने ही ज्यादा स्पष्ट होते जाते। हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ उन तस्वीरों ने उसे किसी डरावनी फिल्म जैसा बना दिया। उसने सोचा, धिक्कार है, अब से इन भूतिया किनारों वाली आंखों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इंफ्रारेड वाले बेहतर हैं। और अगर वो नहीं तो कम से कम कुछ सामान्य तो। और उसे अपने हाथ गंदे करने से बचना चाहिए। आखिरकार वो एक ऐसा आदमी था जिसके खातों में करोड़ों की नकदी थी। खुद झगड़ों में पड़ना कतई शोभा नहीं देता। उसने एक बार जोखिम तो उठाया था, लेकिन नदी किनारे बिना जूते गीले किए चलना नामुमकिन था। वो लगातार निगरानी में नहीं रहना चाहता था या जेल नहीं जाना चाहता था। घर की याद में विदेश भाग जाना भी उसके लिए कोई विकल्प नहीं था। विदेशी धरती पर रहना कतई मनोरंजक नहीं था। खैर, अब से ऐसे गंदे और थकाऊ काम दूसरों को करने दो। उसकी बात करें तो रोमांच खत्म हो चुका था और वह सचमुच डर गया था। अगर मूल क्यूई न होती जिसने उसे सपने देखने से रोका, तो उसे शक था कि उसे लगातार बुरे सपने आते रहेंगे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। वह सचमुच सोच रहा था कि काल्पनिक उपन्यासों के नायक अपनी मानसिक बाधाओं पर कैसे विजय पाते हैं। इतनी हिंसा, इतनी हत्याएं, इन नायकों में जबरदस्त मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। क्या उन्हें बुरे सपने नहीं आते? खैर, वह समझ नहीं पा रहा था। टॉम किंग ने तय किया कि भविष्य में इस तरह के तनाव से मुक्ति पाने के लिए उसे भावनात्मक विकास का कोई शौक अपनाना चाहिए। जब उसने सोचा कि उपन्यास के नायक ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उसने और लिन जियाक्स्यू ने अभी तक उस पड़ाव को पार नहीं किया था। वह यूं ही किसी और औरत के साथ संबंध नहीं बनाने वाला था, इसलिए उसे एक दूसरा सबसे अच्छा उपाय अपनाना पड़ा। जैसी कि उम्मीद थी, 20 मिनट बाद स्थिति की गंभीरता का एहसास होने पर एक और तेज सायरन बजने लगा। कई निवासी जाग गए और अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। हालांकि एक बाड़े की दीवार और फैक्ट्री की इमारत के अवरोधों के कारण वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि कोई बड़ी घटना जरूर हुई होगी जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिस भेजी गई और पुलिस की तैनाती लगातार बढ़ाई गई। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग देख सकते थे कि पूरी स्टील फैक्ट्री पुलिस अधिकारियों, पुलिस कुत्तों और बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट से भरी हुई थी। सशस्त्र पुलिस भी पहुंच गई थी। हालांकि टॉम किंग के घर की खिड़की से स्टील फैक्ट्री का नजारा नहीं दिखता था, एक दूसरी इमारत के कारण नजारा अवरुद्ध था। वह बस बिस्तर पर लेटा हुआ शोर सुन सकता था। FEEWENV.com। दूर से तेज होते सायरन और स्टील फैक्ट्री से पुलिस के कुत्तों की आवाजें सुनकर टॉम किंग एक पल के लिए घबरा गया। फिर भी उसे यह जानकर थोड़ी राहत मिली कि उसके जूते फेंक दिए गए थे और घटनास्थल पर कोई व्यक्तिगत गंध नहीं बची थी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि आशा है कि पुलिस उन्हें यहां तक लाने के लिए अन्य जांच विधियों का उपयोग नहीं करेगी। जैसा कि आशंका थी, आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। स्टील फैक्ट्री के पास वाले घरों पर ही उनका मुख्य ध्यान था। किसी को ढूंढने की कम ही उम्मीद होने के बावजूद उन्हें पुलिस की प्रक्रिया का पालन करना पड़ा। आमतौर पर पुलिस रात में आम मामलों में दरवाजे नहीं खटखटाती, लेकिन यह मामला अलग था। उस रात ड्यूटी पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को गोलियों से लैस किया गया था। हर बार आने वाले पुलिसकर्मी के साथ कम से कम 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे और तत्काल सहायता के लिए आस पड़ोस में 2 सशस्त्र पुलिस वाहन भी तैनात थे। अध्याय 166। अध्याय 145 पूरी तरह तैयार। 1। दस्तक दस्तक दस्तक। टॉम किंग के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जा रहा था। टॉम किंग जल्दी से उठा और लाइट जला दी और नींद आने का नाटक करते हुए दरवाजे का जवाब देने चला गया। क्रेक स्नैप। मुख्य द्वार से एक तेज घर्षण की आवाज आई, जिससे दरवाजे पर घबराए खड़े 3 पुलिस अधिकारी चौंक गए। उन्होंने सहज ही अपने हाथ कमर पर रख लिए, मानो वे अपनी बंदूकें निकालने को तैयार हों। हालांकि जब उन्हें एहसास हुआ कि दरवाजा है तो वे निश्चिंत हो गए। आधी रात को हुई एक गंभीर गोलीबारी की घटना के बाद उनकी अति संवेदनशील स्थिति को देखते हुए यह स्वाभाविक ही था। यह सिर्फ पिस्तौल की गोली का मामला नहीं था, बल्कि राइफल की गोली का भी मामला था। इस देश में किसी के द्वारा लोगों को घायल करने के लिए ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की हिमाकत करना बेहद शर्मनाक था। नमस्ते पुलिस वालों, आप यहाँ क्यों आए हैं? टॉम किंग ने बेशर्मी से पूछते हुए चालाकी दिखाई। हालांकि इसमें कोई शक नहीं था, उस समूह का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में एक परिपक्व पुलिस अधिकारी था, जिसके पीछे 2 युवा अधिकारी चल रहे थे। उनकी आंखों में थकान देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारी के वेकअप कॉल ने जगाया था। पुलिस अधिकारी बनना कभी आसान नहीं रहा। टॉम किंग के चाचा भी इससे अछूते नहीं थे। पुलिस स्टेशन प्रमुख होना भले ही गौरव की बात लगे, लेकिन इसका मतलब था कि आपको 24 घंटे उपलब्ध रहना पड़ता था। जब भी आधी रात को कोई घटना घटती, आपको फोन आता और आपको तुरंत रिपोर्ट करना होता। कई दिन ऐसे भी होते जब आपके पास घर जाने का समय नहीं होता। इसके अलावा मुख्य काम से असंबंधित कई ओवरटाइम काम भी होते। बाहरी लोगों को एक पुलिस प्रमुख का जीवन बहुत ही आकर्षक और सराहनीय लग सकता है, लेकिन असली थकान तो सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है, खासकर किन युगाम जैसे मेहनती अधिकारी। टॉम किंग इसके बारे में केवल माफी मांग सकता था। एक सुंदर युवक को दरवाजे पर आते देख वरिष्ठ पुलिस अधिकारी निश्चिंत हो गए। दरवाजे पर खड़े 3 पुलिस अधिकारी जटिल भावनाओं से गुजर रहे थे। जहां वे खड़े थे, वहां से बदमाशों को पकड़ना एक नेक काम था, लेकिन कुछ अपवाद भी थे। उन्हें छोटे मोटे चोरों और आम अपराधियों से निपटना आसान लगता था। ऐसे आसान कामों में वे बहादुर थे, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जिस अपराधी से उनका सामना हुआ, वह पूरी तरह से कठोर था। हालांकि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे अपराधी से मुठभेड़ करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। आखिरकार इस बार उनका सामना एक हथियारबंद अपराधी से था। कौन जाने उसके पास राइफल के अलावा और कौन कौन से हथियार थे, या वह हाथापाई में कितना कुशल था।
ऐसे पेशेवर योद्धा के सामने अगर उनका सामना उससे होता तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके बचने की संभावना बहुत कम होती। इंसान होने के नाते पुलिस अधिकारी अपनी बहादुरी या निडर स्वभाव के लिए नहीं जाने जाते। उनमें भी खतरे से बचने और आराम की तलाश करने की प्रवृत्ति होती थी। पब फ्यूचर विज्ञापन। युवक, क्या तुम्हारे माता पिता घर पर हैं? वरिष्ठ अधिकारी ने पूछा। इससे पहले कि तांग क्विन जवाब दे पाता, उसके पिता ने अंदर से पुकारा, क्या हो रहा है तांग तांग? कौन है? टैंग के माता पिता दिन भर के काम से थके हुए गहरी नींद में थे और पुलिस के सायरन से नहीं जागे। फिर भी अपने ही घर के दरवाजे की आवाज से उनकी नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा बदलने या शोर कम करने के लिए उसमें चिकनाई लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन उन्हें लगा कि तेज आवाज चोरी रोकने का काम कर सकती है। अगर कोई चोर घर में घुसता तो तेज आवाज उन्हें डराकर भगा देती। यह ताले से ज्यादा असरदार थी। पिताजी, ये पुलिस है। उनके पास शायद कुछ सवाल होंगे, तांग किंग ने मुड़कर जवाब दिया। पुलिस आने की खबर सुनकर तांग के माता पिता जल्दी से वहां पहुंचे। लिन जियाक्स्यू भी कोट में लिपटी हुई अपने कमरे से बाहर निकली। पुलिस को दरवाजे पर देखकर सभी घबरा गए। आखिरकार पुलिस का एक स्वाभाविक डर तो ज्यादातर लोगों में समाया ही हुआ था। प्रिय अधिकारियों, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मामला क्या है? हालांकि उनकी नींद में खलल पड़ गया था, फिर भी तांग के माता पिता ने अधीरता दिखाने की हिम्मत नहीं की, मुस्कुराते हुए बात की। आधी रात होने के कारण वे जानते थे कि यह कोई मामूली बात नहीं हो सकती। अच्छा, हम जानना चाहते थे कि क्या आपने हाल ही में कोई अजीब आवाजें सुनी हैं या यहाँ कोई असामान्य व्यक्ति देखा है? वरिष्ठ अधिकारी ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हाथ में नोटबुक लिए पूछा। उसके पीछे खड़े दो युवा अधिकारियों को शक था कि वहां कोई अपराधी तो नहीं है, और वे अगले घर का दरवाजा खटखटाकर ऐसे ही सवाल पूछने चले गए। नहीं, हम पूरे दिन व्यस्त थे और गहरी नींद सोए थे। मैं अभी अभी दरवाजा खुलने की आवाज से ही जागा हूं और कुछ नहीं सुना। तांग के पिता ने अपना सिर हिलाया और तांग की मां ने भी बगल से यही बात दोहराई। पुलिस अधिकारी ने फिर लिन जियाक्स्यू की ओर देखा, जिसने जल्दी से कहा, मैंने भी कुछ नहीं सुना सिवाय आपके पुलिस सायरन और गेट खुलने की आवाज के। वह हल्की नींद वाली थी और सायरन की पहली आवाज से ही जाग गई। हालांकि जब तक बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां नहीं आ गईं, तब तक वह स्तब्ध रही, जिसके बाद उसे फिर नींद नहीं आई। लिन जियाक्स्यू की बात खत्म होने के बाद बड़े अधिकारी ने तांग किंग की ओर देखा। ठीक तो? अधिकारी का दृढ़ चेहरा देखकर तांग क्विंग ने भी कहा, मैंने भी कोई असामान्य आवाज नहीं सुनी। मैं दरवाजे पर दस्तक से जाग गया था। अधिकारी, क्या हुआ? पुलिस वालों को तांग परिवार की बातों पर जरा भी शक नहीं हुआ। उनके दरवाजे की आवाज को देखते हुए अगर कोई उनके घर में आता या जाता तो पूरा मोहल्ला सुन लेता। खिड़की से बाहर निकलकर ऊपर चढ़ने की बात, यह तो बेतुका था। विश्व चैंपियन भी ऐसा नहीं कर सकता। मामलों को सुलझाते समय रचनात्मक विचार आना ठीक है, लेकिन दिवास्वप्न देखना मुसीबत मोल लेना होगा। इसके अलावा यहां से वे स्टील फैक्ट्री भी नहीं देख सकते थे। उन्हें शुरू से ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वरना वे दरवाजे पर खड़े होकर इतनी सहजता से सवाल न पूछते। स्टील फैक्ट्री के आसपास रहने वालों से और भी ज्यादा बारीकी से पूछताछ की जाती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ज्यादा कुछ नहीं, बस इलाके का एक अपराधी। आगे से बाहर निकलते समय सावधान रहना। क्योंकि तुममें से किसी ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा है, इसलिए वापस सो जाओ। अगर तुम्हें कुछ याद आए तो हमें बताना। अगर तुम्हारी सूचना विश्वसनीय है तो पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो 1 लाख का इनाम रखता है। जाहिर है, वरिष्ठ अधिकारी आम लोगों को असली बात नहीं बताते, लेकिन 1 लाख का इनाम असली था। गंभीर मामलों में इतना बड़ा इनाम होना कोई असामान्य बात नहीं थी। 1 लाख, मां तांग ने आह भरी। पिता तांग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। यहां तक कि तांग किंग ने भी कितनी बड़ी रकम कहकर उनकी बात में मदद की। लिन जियाक्स्यू की बात करें तो वह काफी घबराई हुई थी और उसे पैसों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बस थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा था। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं अगले घर से पूछता हूँ। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर अधिकारी हंस पड़ा। आजकल के जमाने में 1 लाख आधे घर के बराबर होते हैं, यह कोई हंसी की रकम नहीं थी। उसने ऐसे भाव बहुत देखे थे। ठीक है, अपना ध्यान रखना, अधिकारी किन यूजेन ने ऊंची आवाज में कहा। हम पूछताछ समाप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अन्य अधिकारियों को आगे की पूछताछ के लिए ऊपर ले जाता है। चीख, धक्का, एक और स्वर हत्या जैसी आवाज। दरवाजा बंद करने के बाद सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में चले गए। हालांकि तांग के माता पिता 1 लाख के इनाम के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहे थे और बाहर लगातार बज रहे सायरन की वजह से भी। खिड़की से आस पड़ोस में कम से कम 10 पुलिस की गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। यहां तक कि सशस्त्र पुलिस भी हर जगह गश्त लगा रही थी। सबको एहसास हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। इतने सालों में पूरे काउंटी ने इतना बड़ा तलाशी अभियान पहले कभी नहीं देखा था। तांग किंग, जो इस मामले में शामिल था, सोफे पर बेचैन था।
पुलिस की पूछताछ से बचने के बावजूद उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसके चाचा एक पुलिस अधिकारी थे, इसलिए उसने पुलिस अधिकारियों की बुद्धिमत्ता को कभी कम नहीं आंका। अंदर बहुत सारे लोग हैं, जैसे डिटेक्टिव चाइनाटाउन के मुख्य किरदार, जो पुलिस व्यवस्था में प्रतिभाशाली हैं, न के बराबर हैं बल्कि अक्सर आते हैं और प्रिय माने जाते हैं। टॉम किंग, जिसने कई विचित्र मामले देखे थे, दुनिया में पागलों की संख्या को कभी कम नहीं आंकेगा। तांगतांग और अन्य लोगों को कल सुबह जल्दी गांव वापस चले जाने दो। EEWBNOVA.com। हम नेली फटाडो का बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में प्रभावशाली संदेश। हर ब्यूटी। यह रात नींद रहित रात होने वाली थी। काउंटी, शहर और प्रांतीय नेता सभी एक फोन कॉल से जाग गए। घटना की सूचना लोक सुरक्षा मंत्रालय को दे दी गई थी। स्वाभाविक रूप से जो आदेश आया वह था गहन जांच का। लोक सुरक्षा मंत्रालय ने रातों रात एक जांच दल का गठन किया जो यहां पहुंचने वाला था। सभी काउंटी पुलिस गश्त पर थी, शहर की अतिरिक्त पुलिस बल रास्ते में था और सशस्त्र पुलिस और तैनात सैनिकों ने काउंटी शहर के मुख्य मार्गों के आसपास चौकियां स्थापित कर दी थीं। हथियारबंद डाकुओं का एक समूह देश में घुसकर पिस्तौलें लेकर अंतर्देशीय प्रांतों में पहुंच गया। यह एक जबरदस्त मामला था। फिर इस व्यक्ति की एक और समूह ने बेवजह राइफलों से हत्या कर दी, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। उनका एकमात्र सुराग उस व्यक्ति को ढूंढना था जिसने सुबह आपातकालीन कॉल किया था। हालांकि वे आपातकालीन कॉल करने वाले के जीवन या मृत्यु के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि चूंकि लोगों का यह समूह के काउंटी शहर से नहीं निकला था और यहीं मरा था, इसलिए जिस व्यक्ति की वे तलाश कर रहे थे वह भी काउंटी के आसपास ही होना चाहिए था। अन्यथा विरोधी पहले ही वहां से निकल चुके होते। जैसे ही नेता चिंतित हुए, उन्हें वेई जून के पकड़ने के बारे में फोन आया। वेई जून और उसके साथी को तांग किंग ने दूर एक गांव की ओर भागने के लिए मजबूर किया। धुंधली चांदनी और दूर बिखरी रोशनियों के मार्गदर्शन में 20 मिनट बाद दोनों आखिरकार सबसे नजदीकी नागरिक निवास पर पहुंच गए। वेई जून ने अपना फोन बहुत पहले ही फेंक दिया था। उसके पास गांव वालों से उधार मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि आधी रात को जब कोई दरवाजा खटखटाता तो कोई भी उसे खोलने को तैयार नहीं होता। काफी समझाने के बाद भी अंदर मौजूद ग्रामीणों ने दरवाजा नहीं खोला। दोनों की हालत देखकर और खून से लथपथ हालत देखकर वे और भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। इसलिए सबसे पहले पुलिस नहीं बल्कि जागते हुए पड़ोसी पहुंचे। हर कोई फावड़ा और डंडे लिए उन्हें घूर रहा था और उन्हें जाने नहीं दे रहा था। फिर भी उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। सभी पूरी तरह से हथियारों से लैस गांव वालों को देखकर वेई जून हंस पड़ा। आखिरकार वे सुरक्षित थे। पुलिस के पहुंचने में 5 मिनट और लग गए। 2 गाड़ियां एक साथ आईं, उसके बाद एक सशस्त्र पुलिस वैन। जैसे ही पुलिस कार से बाहर निकली, उन्होंने वेई जून के साथी पर कीचड़ और खून देखा और तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लीं और ग्रामीणों को तितर बितर कर दिया, हिलना मत, इसे तोड़ दो। उनके चारों ओर इकट्ठा होना खतरनाक है। पीछे खड़े सशस्त्र पुलिस अधिकारियों ने जल्दी से अपनी बंदूकें भरीं और वेई जून और उसके साथी पर तान दी। तनाव आसमान छू रहा था। आज की घटना बहुत महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वेई जून कौन था, लेकिन उसका इस अपराध से जरूर संबंध था। इतने सारे पुलिस वालों और किसी को गोली चलाने के लिए तैयार देखकर गांव वाले डर गए। वे तुरंत तितर-बितर हो गए, दूर भागकर देखते रहे। उन्हें डर था कि वेई जून और उसका साथी उन्हें बंधक बना लेंगे। वेई जून को बंदूक की नोक पर डर नहीं था, जब तक वह कोई गलतफहमी वाली हरकत नहीं करता, सामने खड़ी पुलिस गोली नहीं चलाती। इसलिए टीवी पर चल रही गतिविधियों को देखते हुए वेई जून और उनके साथी ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, नमस्ते अधिकारियों। मैंने आज सुबह आपातकालीन कॉल किया था। मैं आत्मसमर्पण करता हूं और मैं आपके साथ चलूंगा। यह सुनकर मुख्य अधिकारी ने राहत की सांस ली। आखिरकार उन्हें एक सफलता मिली। लेकिन उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपने अधीनस्थों को गांव की दीवार के पास दोनों की तलाशी लेने का इशारा किया। कोई खतरनाक हथियार न देखकर उन्हें हथकड़ियां लगाकर पुलिस की गाड़ियों में बिठा दिया गया। साथ में कई उत्साही गांव वाले भी थे। पुलिस के जाने के बाद गांव वाले भी तितर-बितर हो गए। शायद वे बहुत देर तक उस बदमाश की गिरफ्तारी में अपनी मदद का बखान करते रहेंगे। अध्याय 167 अध्याय 146 गांव की ओर वापसी 10 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की इमारत में घुस गई। वेई जून और एक अन्य व्यक्ति को अलग अलग 2 पूछताछ कक्षों में ले जाया गया। काउंटी के नेताओं ने भी खबर सुनी और दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। वे सम्मेलन कक्ष में चुपचाप बैठे रहे, भौहें सिकोड़े हुए चाय की चुस्कियां लेते रहे, पूछताछ के नतीजों का इंतजार करते रहे। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आज की घटना बहुत बड़ी थी। स्टील फैक्ट्री में अज्ञात पहचान वाले 2 बाहरी लोग मारे गए और घायल हुए और घटनास्थल पर 2 क्षतिग्रस्त बंदूकें छोड़ दी गईं।
घायल व्यक्ति अत्यधिक रक्तस्राव के कारण सदमे में चला गया था और उसे अस्पताल में पुनर्जीवित किया जा रहा था। वह कुछ देर तक नहीं उठा। फिलहाल सभी सुराग वेई जुन की ओर इशारा कर रहे थे, जिन्हें अभी अभी गिरफ्तार किया गया था। नाम वेई जुन, आयु 23, घर का पता वह पैतृक घर। वेई जुन से आधे घंटे से ज्यादा की गहन पूछताछ के बाद काउंटी के नेताओं ने राहत की सांस ली। मामले में आखिरकार एक अहम सफलता मिली थी। हालांकि अभी भी कुछ बदमाश फरार थे, कम से कम अब वे अंधेरे में नहीं थे और उन्हें पता नहीं था कि उनका विरोधी कौन है। अब चूंकि उनके पास लक्षित जानकारी थी, इसलिए उन्हें संभालना आसान हो गया था। एक तो उनमें आत्मविश्वास था और दूसरा वे उच्चस्तरीय नेताओं को स्पष्टीकरण दे सकते थे। वेई जुन तांग क्विन से नहीं छिपा, बल्कि उसने सच सच बताया और पूरी प्रक्रिया की एक भी जानकारी नहीं छोड़ी। जहां तक उस आदमी की पहचान का सवाल है जिसने उन्हें बचाया था और गोली चलाई थी, उसे शुरू से ही पता नहीं था, इसलिए उसे किसी भी सवाल का डर नहीं था। दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जैसा कि उसने देखा, तांग क्विन जरूर अनुभवी होगा और उसकी जांच विरोधी क्षमताएं बहुत मजबूत होंगी। उसने सारे निशान मिटा दिए होंगे। उसके द्वारा दिए गए सुराग, जिन्हें अनावश्यक माना जा सकता था, तांग क्विन पर कोई असर नहीं डाल सकते थे। उनके साथ मौजूद अंकल वांग ने भी पहले ही उनके बयानों को समन्वित कर दिया था, बिना किसी गड़बड़ी के एकीकृत बयानबाजी के साथ। इसके अलावा वेई जुन ने स्वाभाविक रूप से खाते के मामले का जिक्र तो किया था, लेकिन उसने पूरी रकम का खुलासा नहीं किया और सिर्फ 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जिक्र किया। यह वो पैसा था जो उन्होंने सालों की मेहनत से कमाया था। यह कोई गंदा पैसा नहीं था, इसलिए उसे डर था कि अगर किसी ने कोई बहाना बना लिया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया था। 10 लाख अमेरिकी डॉलर की भारी भरकम रकम सुनकर काउंटी कमेटी के सदस्य भी खुश हो गए, लेकिन यह बस एक पल का आश्चर्य था और उनके मन में कोई अतिरिक्त विचार नहीं आया। सेना के साथियों ने वेई के परिवार के वर्षों के सारे कारनामे पहले ही सामने रख दिए थे। इस धन का स्रोत कानूनी था, नाभूषण जैसे व्यवसायों से कमाया गया था और यहां तक कि घरेलू कंपनियों के साथ किए गए सौदे भी पूरी तरह से नियमित लेन देन थे। चूंकि यह विदेश से कमाया गया धन था, इसलिए वे इसे प्रबंधित नहीं कर सके। हालांकि वे इस पैसे को जब्त नहीं करेंगे, लेकिन अगर वे अंततः इस मामले में कार्रवाई करते हैं तो दूसरा पक्ष उन्हें चुका सकता है और यह महत्वपूर्ण निवेश यहां आ सकता है। शायद भविष्य में और भी बड़े निवेश होंगे। आखिरकार इतने सालों के संचालन के बाद वे परिवार की अन्य जगहों या विदेशों में कुछ बड़े व्यापारियों से जान पहचान जरूर रही होगी। वे भी अमीर लोगों का एक समूह होंगे। अगर सिर्फ वेई परिवार ने ही यह निवेश किया होता तो भी यह इस सुदूर क्षेत्र के लिए, जो एक कृषि प्रधान काउंटी भी है, बहुत बड़ी खबर होती। इस समय काउंटी के नेताओं को भी मामले की गंभीरता का एहसास हो गया था। फिलहाल मारे गए 2 लोगों के अलावा इस गिरोह के कम से कम 3 लोग अभी भी फरार थे। वेई जून के अनुसार गिरोह में उसके पिता पर नजर रखने वाले लोग भी थे, इसलिए लोगों की संख्या इससे कम नहीं थी। अपने अधिकार क्षेत्र में कम से कम 7-8 हथियारबंद बदमाशों का होना, और मुख्य बात यह थी कि एक अज्ञात नेकदिल व्यक्ति, जिसके पास न केवल बंदूक थी बल्कि रात में देखने की क्षमता वाला उपकरण भी था। इसके अलावा इस बंदूक में साइलेंसर लगा था, जो घरेलू स्तर पर लगभग अनसुना था। नेताओं के तबके को उनके वरिष्ठों ने पहले ही नाती पोतों की तरह डांट फटकार लगा दी थी। ऐसा कोई व्यक्ति चुपचाप उनके इलाके में किसी अनजान मकसद से आ जाए, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। जो कोई यह कहने की हिम्मत करे कि तांग किंग वहां से गुजर रहा है और नेकी से काम कर रहा है, उसे शायद नेता डांट पट कर मौत के घाट उतार देते। आधी रात को लोगों को बचाने के लिए राइफल लेकर चलना। अगर आप यही नतीजा निकालते तो शायद आप नौकरी भी नहीं करना चाहते। यह ऐसा है जैसे सड़क पर किसी बैग छीनने वाले से टकरा गए हों। हालांकि सबसे अविश्वसनीय बात इस मामले की सच्चाई है। काउंटी और शहर के नेता कुछ देर के लिए घबरा गए और उन्होंने तुरंत कई पड़ोसी काउंटियों में मार्शल लॉ लागू करने का आदेश दे दिया, आने जाने वाले वाहनों और पैदल चलने वालों की कड़ी निगरानी की और व्यापक तलाशी और जांच शुरू कर दी। उन्हें चीनी नव वर्ष से पहले किसी भी तरह की गड़बड़ी की उम्मीद नहीं थी। द सेकंड डे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। या 2 घंटे बाद आसपास के कई काउंटी कस्बों के सभी प्रमुख परिवहन मार्गों तक पुलिस का पूरा घेरा बढ़ा दिया गया था। पुलिस किसी भी समय आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार गोला बारूद से लैस थी। सड़कों पर इतनी पुलिस गश्त देखकर कई काउंटी कस्बों के सुबह सुबह उठने वाले निवासियों को भी एहसास हो गया कि कुछ बड़ा हुआ है। कई छोटे मोटे चोर चीनी नववर्ष पर खूब पैसा कमाने की योजना बना रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वे छिपकर ही रह सकते थे। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी और इस समय पुलिस के चंगुल में फंसने की हिम्मत नहीं कर पाए, वरना यह मामला सिर्फ हिरासत में लेकर सुलझाया नहीं जा सकता था। पुलिस ने इन लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को नहीं इकट्ठा किया।
ये लोग कोई आम अपराधी नहीं थे। उनके पास कम से कम 3 पिस्तौलें तो थीं ही। आम लोग उनसे लड़ नहीं सकते थे। बदमाशों को हताश होने और जनता को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए पुलिस ने उनसे बस इतना कहा कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध व्यक्ति मिले तो तुरंत सूचना दें, बदमाशों को परेशान न करें और पुलिस उससे निपट लेगी। सुबह जागना। बाहर का तनावपूर्ण माहौल देखकर पिता तांग और मां तांग तांग क्विन के साथ नाश्ता करने दौड़े। फिर दोनों ने अपने बेटे और होने वाली बहू को गांव वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाया। आजकल ज्यादा बाहर मत निकलना, रात में ताला लगा देना और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना जैसी कई चेतावनियां देते हुए तांग क्विन तुरंत मान गया, लेकिन अब मुसीबत से दूर रहना ही उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है। उससे उलझने की हिम्मत कौन करेगा? यह तो आत्महत्या ही होगी। एक रात के आंतरिक संघर्ष के बाद तांग किंग ने अपनी मानसिक बाधा पर काफी हद तक काबू पा लिया था, जो उस घटना के बाद ही उभरी थी। खैर, बाकी लोगों को तो बस निर्दयी हत्यारे ही समझिए। उसने खुद ही दुनिया को इन खतरनाक लोगों से मुक्त कर दिया था, मानो उसने कई लोगों की जान बचाई हो और अनगिनत पुण्य कर्म किए हों। भोर होने पर ही वह धीरे धीरे उस बाधा को पार कर पाया, और जब भी वह अपनी आंखें बंद करता वे भयावह दृश्य दिखाई नहीं देते थे। न जाने क्यों अब उसे अपने दिल की आखिरी उदासी मिटाने के लिए पंचिंग बैग पर वार करने की तीव्र इच्छा हो रही थी। हालांकि वह लोगों पर वार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बिना कुछ छिपाए अपनी सारी भावनाएं बाहर निकालना चाहता था। यहां तक कि हान लिंग, जिसे सैनिकों का राजा माना जाता था, भी उसकी ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, असल जिंदगी में उपन्यासों की तरह प्राचीन मार्शल आर्ट के साधक नहीं थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी वह पंचिंग बैग का ही सहारा लेगा या नहीं। हालांकि वह ऐसे किसी असाधारण व्यक्ति से मिलने की उम्मीद नहीं करता था जो उसे हरा सके, यह बेवकूफी होगी। वह किसी उपन्यास का नायक नहीं था जिसके पास अमरता का प्रभामंडल हो, जो जहां भी जाए दुनिया को तहस-नहस कर दे और असाधारण कारनामों में फंस जाए या दूसरों द्वारा बचा लिया जाए। ये नायक कभी मरते नहीं दिखते और हमेशा कुछ न कुछ लाभ उठा ही लेते हैं। वे जीवन में विजेता होते हैं। उनकी तुलना में वह, जो हाड़मास का बना था, एक गोली भी नहीं रोक सकता था। एक चूक और वह सचमुच नर्क के राजा से मिल सकता था। काउंटी शहर से उनके गांव तक का सफर असल में ज्यादा दूर नहीं था। यात्रियों को उतारने और चढ़ाने के लिए रुकते हुए शटल बस को सिर्फ आधा घंटा लगता था, और इस आधे घंटे के दौरान उनकी बस को 2 बार रोककर जांच की गई। पुलिस बार बार पूछती रही कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा है। पुलिस मूर्ख नहीं थी, लेकिन इस प्रकार के परिवहन में, जहां लोग लगातार आते जाते रहते हैं, उनके पास चेक प्वाइंट स्थापित करके अथक तलाशी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस संयुक्त अभियान से अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है, फिर भी उन्होंने मारपीट और मानव तस्करी के कई गंभीर मामलों को सुलझाया है। आमतौर पर इन मामलों को नेताओं से सराहना मिलती, लेकिन उन खतरनाक अपराधियों की तुलना में इन मामलों का महत्व बहुत कम हो गया है। पूरी यात्रा के दौरान तांग किंग ने लिन जियाक्स्यू का हाथ चुपचाप पकड़े रखा और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। पिछले जन्म में लिन जियाक्स्यू का इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसे एहसास हुआ कि न सिर्फ उसे शटल बसों और ट्रकों से परेशानी हो रही थी, बल्कि इस सड़क को लेकर भी उसे बेचैनी होने लगी थी। आगे की सड़क को गौर से देखते हुए उसे किसी भी दुर्घटना का डर सताने लगा। तांग किंग जानता था कि वह विक्षिप्त होता जा रहा है, लेकिन इस प्रतिक्रिया को रोका नहीं जा सका। नेली फुर्टाडो का बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में प्रभावशाली संदेश। हर ब्यूटी। बेशक लिन जियाक्स्यू ने भी तांग किंग की असामान्य स्थिति पर ध्यान दिया। तांग क्या हुआ? लिन जियाक्स्यू ने चिंतित होकर पूछा। लिन जियाक्स्यू ने तांग किंग को वास्तविकता में वापस खींच लिया और कहा, अरे कुछ नहीं, मुझे तो बस घर की याद आ रही है। मुझे याद है कि कैसे मेरे दादा दादी अक्सर मुझे इस रास्ते पर ले जाते थे। अब वे चले गए हैं और मुझे उनकी थोड़ी याद आती है। ठीक है, लिन जियाक्स्यू ने ज्यादा दिलासा देने वाले शब्द नहीं कहे, बल्कि उसने तांग किंग का हाथ थाम लिया और उसके कंधे पर टिककर चुपचाप उसके साथ चलने लगी। उसे बस यह एहसास दिलाना ही काफी था कि उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। लिन जियाक्स्यू से विचलित तांग किंग का मन धीरे धीरे शांत हो गया। उसके अंगूठे ने लिन जियाक्स्यू के कोमल हाथ को धीरे से सहलाया, उसकी ठुड्डी उसके खूबसूरत बालों से रगड़ी, उसकी आंखें स्नेह से भर गईं। सामने वाले का सम्मान करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। इस समय उसका बस यही विचार था कि उन्हें परेशान न किया जाए। घर लौटने के बाद तांग क्विन पहले अपने घर नहीं गया, क्योंकि अब उसके घर में कोई नहीं था। उसकी दादी, जो स्कूल के बाद दरवाजे पर उसका इंतजार करती थीं, उसे छोड़कर चली गई थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसके दादाजी, जो उसके साथ साइकिल पर घूमते थे। लिन जियाक्स्यू के दादा दादी से मिलने के बाद उन्होंने लिन जियाक्स्यू को उसका कमरा साफ करने में मदद की। लिन जियाक्स्यू की दादी नियमित रूप से सफाई करती थीं, इसलिए उन्हें बस अपने साथ लाए सामान को रखना था।
इसके बाद वे लिन जियाक्स्यू के दादाजी से मिलने गए और उनके घर जाने से पहले थोड़ी बातचीत की। आखिरकार वे पड़ोसी थे, इसलिए घर ज्यादा दूर नहीं था। हालांकि तांग परिवार ने पिछले कुछ सालों में कुछ पैसे कमा लिए थे, फिर भी उन्होंने नया घर नहीं बनवाया। वे अब भी पुराने 2 मंजिला ईंट के घर में ही रहते थे। तांग किंग ने दरवाजा खोला, लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला और उसे एक परिचितता और अजनबीपन का एहसास हुआ। आंगन ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 40 वर्ग मीटर। सीमेंट की एक पतली परत से ढका हुआ था, लेकिन नीचे जमीन धंसने की वजह से कई जगहों पर पैर पड़ गए थे और दरारें पड़ गई थीं, और दरारों के बीच से छोटी छोटी घास उग आई थी। हालांकि वह उजाड़ लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद अनोखा था। तांग किंग और लिन जियाक्स्यू सबसे पहले अपने दादा दादी की तस्वीरों के सामने अगरबत्ती जलाने गए। तस्वीरों में जाने पहचाने चेहरे देखकर पुनर्जन्म लेने वाले तांग किंग ने किसी भी चीज से ज्यादा परलोक के अस्तित्व की कामना की। इस तरह उसके दादा दादी का जीवन चलता रहेगा। लेकिन वह जानता था कि शायद यह सिर्फ एक ख्वाहिश थी। दादा दादी को श्रद्धांजलि देने के बाद तांग किंग और लिन जियाक्स्यू ने सफाई शुरू कर दी। और सच कहूं तो पूरे घर पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी, जिसकी कई महीनों से सफाई नहीं हुई थी। दोपहर तक उन्होंने घर का सिर्फ आधा हिस्सा ही साफ किया था। इस समय तक लिन जियाक्स्यू के दादा दादी ने भरपेट दोपहर का खाना तैयार कर लिया था। खाने के बाद तांग किंग और लिन जियाक्स्यू ने सफाई जारी रखी। लिन जियाक्स्यू के दादा दादी ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन तांग किंग ने उन्हें रोक दिया। हालांकि तांग किंग का कमरा सादा था और चादरों और रजाई के कवर पर कुछ पैच लगे थे, लेकिन वे सिर्फ चादरें और रजाई के कवर नहीं थे। वे उसकी यादों और अतीत से भरे हुए थे। इसलिए उसने उनकी जगह नए कवर नहीं खरीदे। पैसा होने का मतलब यह नहीं था कि उसे सब कुछ फेंक देना था। उसे चीजें फेंकना पसंद नहीं था, और जब तक कोई चीज टूट न जाए वह उसे बदलेगा नहीं। यह बात लिन जियाक्स्यू के प्रभाव से उसमें पैदा हुई थी। दोपहर भर की भागदौड़ के बाद तांग किंग और लिन जियाक्स्यू ने आखिरकार अंदर बाहर सब कुछ साफ कर दिया। यहां तक कि चीनी नव वर्ष के दौरान मेहमानों के स्वागत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और कटलरी भी धो दी गईं। खाना पकाने का तेल, नमक, सोया सॉस और सिरका पिता तांग और माता तांग ने जाने से पहले लिन जियाक्स्यू के दादा दादी को दे दिया था। अब उनके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्हें खरीदारी के लिए जाना पड़ा। अध्याय 168 अध्याय 147 कंधे के ऊपर से फेंकना। एक लिन जियाक्स्यू के दादाजी की मोटरसाइकिल पर सवार तांग किंग ने जरूरी तेल, नमक, सोया सॉस, सिरका और कुछ चावल, नूडल्स, मांस और सब्जियां खरीद ली थीं और घर जाने के लिए तैयार था। चीनी नववर्ष के सामान की कोई जल्दी नहीं थी। वे कल तक इंतजार कर सकते थे, नववर्ष आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। उसने कल लिन जियाक्स्यू को खरीदारी के लिए अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी। शहर में एक घरेलू उपकरणों की दुकान के पास से गुजरते हुए तांग किंग ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी और अंदर झांका। अब जब उसकी जेब में अच्छी खासी रकम थी, तो वह सचमुच घर ले जाने के लिए एक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन खरीदना चाहता था। ये सुविधाएं होने से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती। उसके परिवार ने उसके दादा दादी के निधन से पहले ही ये चीजें खरीदने का इरादा कर लिया था। वे आर्थिक तंगी से जूझ नहीं रहे थे, लेकिन उसके दादाजी हमेशा यह कहकर मना कर देते थे कि यह फिजूल खर्ची है। उसके दादा दादी किफायत के आदी थे। फैसले लेने का अधिकार दादाजी के पास था, और अगर वे मना कर देते तो कोई और कुछ नहीं कह सकता था। वह ललचाया, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद तांग किंग ने मना कर दिया। उसकी जेब में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बोनस कार्ड उसके चाचा के घर पर छूट गया था, और उसके माता पिता की नजर में वह बस एक कंगाल इंसान था। साफ था कि उसे इतनी बड़ी खरीदारी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने अनावश्यक परेशानी से बचना बेहतर समझा। कैसी बदहाल स्थिति है, पैसा तो है पर खर्च करने की जगह नहीं। वह रोजाना 15 मिलियन से ज्यादा कमा रहा था, फिर भी उसके खाते में 380 मिलियन युआन बेकार पड़े थे। तांग किंग कुछ भी करने में असमर्थ था। उसने असहायता से अपना सिर हिलाया। अफसोस, जिंदगी बर्फ की तरह वीरान है। मोटरसाइकिल पर तांग किंग चुपचाप इस सुखद निराशाजनक क्षण का आनंद ले रहा था। अचानक एक हाथ उसके कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे वह बुरी तरह चौंक गया। उसका पहला ख्याल था कि पुलिस उसे पकड़ने आई है। दूसरा ख्याल था कि अगर पुलिस होती तो उसके कंधे पर हाथ नहीं बल्कि बंदूक होती। तांग किंग ने सहजता से उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उस व्यक्ति को अपने कंधे पर पलटने की योजना बनाई, क्योंकि वह व्यक्ति ईस्टवर्ड जर्नी फिल्म के ओयान फेंग की तरह खड़ा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। EWEBNOVL.com। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने विरोध करने की कोशिश में ज्यादा जोर से खींच लिया था, जिससे गलती से उस व्यक्ति का जोड़ उखड़ गया। उखड़ने की तीखी आवाज तांग किंग के कानों में गूंज रही थी। आह! उसके पीछे से किसी सुअर के क्ल जैसी चीख सुनाई दी।
टांग किंग ने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक युवक काले रंग की जैकेट पहने अपना दाहिना हाथ पकड़े जमीन पर पड़ा रो रहा था। गौर से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह कोई जान पहचान वाला कोई करीबी ही था। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने शारीरिक संपर्क बनाने से पहले अभिवादन नहीं किया। चीख ने तुरंत राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक आदमी को जमीन पर दुबका हुआ अपना दाहिना हाथ पकड़े दुख और निराशा में रोता हुआ देखकर वे आपस में बुदबुदाने लगे। नाटक पसंद करने वालों के चेहरों पर मुस्कान थी, शायद वे सोच रहे थे कि घर लौटने पर उन्हें कितनी बातें करनी होंगी। यह देखकर टांग किंग ने व्यर्थ की बातें पूछना बंद कर दिया, जैसे क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? क्या यह बुरा है? क्या उसकी चीखें और चीखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है? टांग किंग ज्यादा कुछ नहीं बोला। वैसे भी शब्दों से मामला सुलझ नहीं सकता था। उसने अपनी बाइक खड़ी की, घुटनों के बल बैठ गया और अपने उखड़े हुए हाथ को पकड़ लिया और हान लेंग द्वारा सिखाई गई हड्डी जोड़ने की तकनीक याद करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही टांग किंग ने घायल हाथ पकड़ा, उस व्यक्ति ने सहज ही प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन टांग किंग की ताकत के आगे यह सब बेकार था। उसे लगा जैसे उसके हाथ में चिमटा जकड़ दिया गया हो। वह खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो टांग किंग ने जल्दी से अपना हाथ उखड़ी हुई जोड़ पर रखा और बल लगाया। क्लिक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एक धीमी सी आवाज हुई और बस इसी तरह टांग किंग ने उखड़ी हुई हड्डी को फिर से जोड़ दिया। आह! ओह! ओह! अब दर्द नहीं हो रहा। उस व्यक्ति को लगा कि उसका हाथ खराब हो गया है क्योंकि हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया वाकई बहुत कष्टदायक थी। लेकिन थोड़ी देर चीखने चिल्लाने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि अब उसके हाथ में दर्द नहीं है। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी, थोड़ी सी सूजन के अलावा कोई समस्या नहीं थी। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। मुंह खोले उसने टांग किंग को ऐसे देखा जैसे कोई एलियन देख रहा हो। वह टांग किंग की क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित था। उसने हड्डी जोड़ने के कौशल में इतनी ताकत और सटीकता कब हासिल की? आसपास के लोग भी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह हमलावर हड्डियां जोड़ने में माहिर होगा। टांग किंग के बारे में उनकी धारणा पल भर में पूरी तरह बदल गई। काबिल लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। कुछ गांव वालों ने तो टांग किंग को पहचान भी लिया, जिससे सब कुछ जानने वाले लोगों की बातचीत का एक और दौर शुरू हो गया। यह देखकर कि दूसरा व्यक्ति ठीक है, टांग किंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने सोचा भी नहीं था कि हड्डी जोड़ने का उसका पहला प्रयास इतना त्रुटिहीन होगा। हालांकि यह इतना आश्चर्यजनक नहीं था। तकनीक और शक्ति के कुशल संचालन और मानव शरीर रचना विज्ञान की उसकी गहरी समझ के तहत केवल सिद्धांत के आधार पर महारत हासिल करना पूरी तरह असंभव नहीं था। इस समय टांग किंग ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, तुअर, तुम ठीक हो न? उसके सामने वाला व्यक्ति शेन तुओ था, जो उसके प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का सहपाठी था और उसी पास के गांव का एक सबसे अच्छा दोस्त भी। जहां तक उपनाम तुओर की बात है, कोई उसे इस नाम से नहीं पुकारता था, सब उसे उसके नाम से पुकारते थे। लेकिन एक बार उसने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसने सबको चौंका दिया। छठी कक्षा में वह एक शर्त हार गया और शिक्षक के मंच पर जाकर सबके सामने अपनी पैंट उतार दी, जिससे उसके शिक्षक और सहपाठी दंग रह गए। तब से सब उसे तुओर कहने लगे। आखिरकार शेन तुओ अपने माता पिता की डांट से बच नहीं सका। इस घटना ने न सिर्फ उसे अपने पिता से बुरी तरह पिटवाया, बल्कि उसे स्कूल का एक किस्सा भी बना दिया, जिसकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई। उसके कारनामे आज भी स्कूल में चर्चित हैं, जिसका सीधा नतीजा यह हुआ कि मिडिल या हाई स्कूल में उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। टांग क्विंग, अरे तुम अभी क्या कर रहे थे? मैं तो बस तुम्हें हाय कह रहा था और तुमने मुझ पर वो जोरदार हाथ चलाया। इससे मुझे बहुत दर्द हुआ। और तुमने हड्डी जोड़ने की वो तकनीक कहाँ से सीखी? तुम तो बहुत कुशल हो। शेन तुओ, जो अब ठीक था, जल्दी से खड़ा हुआ और आश्चर्य से पूछा। दर्शकों को जब यह एहसास हुआ कि अब देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो वे अपने अपने काम में लग गए। तुम्हें इस तरह मुझ पर छुपकर हमला करने के लिए किसने कहा? मैं कुछ दिनों से एक सैनिक के साथ अभ्यास कर रहा था। यह बस एक सहज प्रतिक्रिया थी। अगर मेरी प्रतिक्रिया तेज नहीं होती तो मैं तुम्हें नीचे गिराकर कुचल सकता था। टांग किंग ने मुस्कुराते हुए और बनावटी डांटते हुए जवाब दिया। यहां से निकल जाओ, तुम ही तो कुछ ले जाओगे। जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा है, तुम काफी बदल गए हो। तुम ज्यादा खूबसूरत हो गए हो और लंबे भी। कुल मिलाकर तुम मुझसे बस थोड़े ही पीछे हो। अच्छा अच्छा काम करते रहो, मुझे निराश मत करना। ओह, लिन जियाक्स्यू कहाँ है? क्या वो वापस आ गई है? शेन तुओ ने टांग किंग को ऊपर से नीचे तक देखा और आत्ममुग्ध होकर कहा। नेली फुर्टाडो का बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में प्रभावशाली संदेश। हर ब्यूटी। चूंकि वह टांग किंग को जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लिन जियाक्स्यू को भी जानता था। जब भी वह इन दोनों के बारे में सोचता, शेन तुओ ईर्ष्या, जलन और कड़वाहट से भर जाता।
उसके अतीत की शर्मनाक घटना उसके सहपाठियों ने हाई स्कूल तक फैला दी थी, जिसके बाद कोई भी लड़की उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहती थी। अरे सोचो तो सही, वह सिर्फ एक लड़की से संतुष्ट हो जाएगा, पर कोई भी लड़की नहीं है। शेन तो आंसुओं के कगार पर था और चाहता था कि वह अपने अतीत मूर्खता की गर्दन मरोड़ सके। वह आज सुबह मेरे साथ लौटी है। वह घर साफ करने में मेरी मदद कर रही है, तांग क्विन ने हंसते हुए कहा और शेन तुओ के सामने अपने रिश्ते की बात खुलकर रखी। शेन तुओ को तुरंत ऐसा महसूस हुआ कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। यार, तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी क्यों है? मेरे पास कोई सौम्य, बुद्धिमान, सुंदर और दयालु बचपन का प्यार क्यों नहीं है? नहीं, तुम्हें मुझे एक ढूंढने में मदद करनी होगी। शेन तुओ फिर से नाटक करने लगा, औरतों की तरह कंधे हिलाने लगा। उसका व्यक्तित्व लीकाई जैसा था। वह किसी से कोई द्वेष नहीं रखता था और मौजमस्ती करना पसंद करता था। अगर वह घटना न होती तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातें कई लड़कियों को लुभा सकती थीं। अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ नौजवान। अब तुम्हारी उम्र बचपन का प्यार ढूंढने की नहीं रही। कुछ सालों में तुम 30 साल के हो जाओगे। और बात यह है कि पिछले साल तुम क्या कर रहे थे? मैंने सुना है कि तुमने स्कूल छोड़ दिया था। तांग किंग ने हंसी और आहें भरते हुए कहा। वह शेन तुओ के बाद के जीवन के अजीबोगरीब कारनामों से वाकिफ था कि कैसे वह अक्सर अपने उपलब्धियों का बखान अपने मोमेंट्स पर करता था। हालांकि शेन तुओ स्कूल में बदनाम था और लड़कियों के साथ उसका कोई खास रिश्ता नहीं था, लेकिन समाज में आते ही उसका बेशर्म व्यक्तित्व निखर आया और उसने अनगिनत अच्छी लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। खैर, मैं पिताजी के साथ दक्षिण में काम करने चला गया। मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैंने सोचा कि जल्दी काम शुरू कर देना और शायद एक अमीर आदमी बन जाना बेहतर होगा। जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, शेन तुओ ने अपनी छाती थपथपाते हुए आत्मविश्वास से जवाब दिया। ठीक है, मैं भविष्य में तुम पर भरोसा करूंगा, तांग किंग ने हंसते हुए कहा। हालांकि वह आश्वस्त नहीं था, फिर भी वह दोस्ताना माहौल खराब नहीं कर सकता था, है ना? जब उसे अपने दोस्तों का साथ देना होता था तो वह अस्पष्ट नहीं हो सकता था। वह जानता था कि शेन तुओ का उसका साथ देने का प्रस्ताव कोई खोखला इशारा नहीं था। शेन तुओ अपने दोस्तों के मामले में सचमुच सहज था। हालांकि शेन तुओ अपने बाद के जीवन में अरबपति नहीं बने, लेकिन उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की। तांग किंग को पता था कि शेन तुओ पहले एक कारखाने में काम करते थे, फिर उन्होंने फल बेचने के लिए नौकरी छोड़ दी और धीरे धीरे फलों के थोक विक्रेता बन गए। उन्होंने यह भी सुना था कि शेन तुओ ने बाद में एक डिब्बाबंद फलों की कंपनी स्थापित की। इसके बावजूद शेन तुओ ने कभी भी तांग किंग पर अपनी श्रेष्ठता का कोई संकेत नहीं दिया और न ही उसे नीचा दिखाया। इसके विपरीत उन्होंने कई बार उन्हें ईमानदारी से मदद के लिए आने का निमंत्रण दिया, लेकिन तांग किंग ने हमेशा उन्हें अस्वीकार कर दिया। अपने सबसे प्रिय लोगों के चले जाने के बाद तांग किंग को अब ज्यादा दौलत की चाहत नहीं रही। और ज्यादा पैसा कमाने का क्या फायदा? वह अपनी दौलत का दिखावा किसे करेगा? वह उसे किस पर खर्च करेगा? पिछले जन्म में वह एक आम इंसान था और दुनिया को बदलने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। हे चलो, मैंने इस साल पैसे कमाए हैं। मैं तुम्हें आज रात एक अच्छे भोजन के लिए बाहर ले जाऊंगा, शेन तुओ ने उदारता से कहा और तांग किंग के कंधे पर चढ़ गया। तो चलो इसे छोड़ देते हैं। मुझे आज रात डिनर के लिए घर जाना है। वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम इसे किसी और समय कर सकते हैं, तांग किंग ने मना कर दिया। अपनी पत्नी के साथ डिनर करना ज्यादा जरूरी था। वह उसके साथ बिताए हर पल को संजोता था। भले ही वे ज्यादा कुछ न कर पाते हों, बस उसका साथ ही काफी था। हालांकि ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हाथ पैर की तरह होते हैं, जबकि औरतें कपड़ों की तरह। उसके लिए उसका परिवार सबसे जरूरी था। तांग क्विन को गिरता देख शेन तुओ परेशान नहीं हुआ। उनके घनिष्ठ संबंध को देखते हुए वह तांग क्विन और लिन जियाक्स्यू के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता था। यह एक ऐसा प्यार था जिसकी उसे चाहत थी, लेकिन वह उससे वंचित था। ठीक है, तो मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा। क्या तुमने कुछ योजना बनाई है? मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कल दोपहर के खाने पर क्यों नहीं आते? मुझे अब जाना चाहिए, तांग किंग ने सिर हिलाया, यह देखकर कि देर हो रही थी। अब तक उसने अपनी जरूरत की हर चीज खरीद ली थी और घर वापस जाने के लिए तैयार था। ठीक है, ध्यान रखना कि खाने के लिए भरपूर सामान हो। मैं लियू चुन और बाकियों को भी साथ ले आऊंगा, शेन तुओ ने कहा। उसका परिवार कस्बे में रहता था, इसलिए उन्हें लिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ी। जरूर। अध्याय 169 अध्याय 148 यदि कोई व्यक्ति मरना चाहता है तो आप उसे रोक नहीं सकते। एक रात के खाने के लिए तांग किंग ने स्वाभाविक रूप से लिन जियाक्स्यू के घर खाना खाया, क्योंकि उसका अपना परिवार कल तक खाना नहीं बनाता। रात के खाने के बाद तांग किंग दिन भर की मेहनत से थकी हुई नाजुक लड़की जियाक्स्यू के आसपास ज्यादा देर तक नहीं रुका। खाने के दौरान उसने देखा कि जियाक्स्यू कई बार जम्हाई ले रही थी।
हालांकि उसने शालीनता से इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन तांग किंग, जो पूरे समय उसे देख रहा था, ने इसे देख लिया। तांग किंग को खुद जरा भी नींद नहीं आ रही थी। अगर उसे थकान महसूस भी होती तो वह ओरिजिन क्यूई का इस्तेमाल करके उसे दूर कर सकता था और बाद में नींद की भरपाई कर सकता था। इससे पहले अपने घर पर तांग किंग ने जियाक्स्यू को कड़ाके की ठंड में पसीने से तरबतर होकर सामान ढोते देखा था। उससे सहानुभूति रखते हुए उसने उसे ज्यादा काम न करने के लिए कहा और उसे काम बंद करने के लिए बैठने को भी कहा, लेकिन जिद्दी जियाजू ने जिद करके मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह कागज जितनी नाजुक नहीं है। उसने उस पर पलटवार किया और फिर अपना काम जारी रखने से पहले उसे एक तिरछी नजर से देखा। तांग किंग उसके लिए तरस रहा था, लेकिन जिद नहीं की। वह जानता था कि जियाजू अपने सौम्य स्वभाव के बावजूद बहुत स्वतंत्र है। अगर वह उससे योगदान करने का मौका छीन लेता तो वह खुद को बेकार और कोई मदद करने में असमर्थ महसूस कर सकती थी। कुछ लड़कियों के विपरीत, जो मना करने पर भी खुशी खुशी आपको काम करते हुए देखती हैं, जियाजू सचमुच उसकी मदद करना चाहती थी और अपने रिश्ते के कारण किसी जिम्मेदारी से ऐसा नहीं कर रही थी। तांग किंग और जियाक्स्यू ने बर्तन धोने और रसोई को साफ करने का काम पूरा कर लिया था, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। इसके बाद तांग किंग अपने घर लौट आया। अपने कमरे में वापस आकर तांग किंग ने बत्ती जलाई, सिर के पीछे हाथ रखकर बिस्तर पर लेट गया। लकड़ी के बीम, काली टाइलों और कोने में लगे मकड़ी के जाले को घूरता रहा और अपने अतीत और वर्तमान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अचानक सोचते सोचते वह कुछ खो सा गया। उसका पिछला जीवन पहले से ही तय था, उसमें चिंतन करने के लिए कुछ भी नहीं था, मुख्यतः वह अप्रिय यादों से भरा था। लेकिन उसके वर्तमान जीवन के बारे में क्या? भविष्य में उसका क्या होगा? अप्रत्याशित रूप से उसने स्वयं को उस प्रश्न पर विचार करते हुए पाया जिसका उत्तर उसके पास पहले से ही मौजूद था। पहले इस सिस्टम के साथ उसे पूरा विश्वास था कि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। उसे बस यही चिंता थी कि सिस्टम शॉप खुलने पर क्या खतरा हो सकता है, लेकिन वह पूरी उम्मीद से भरा हुआ था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि आशा और उज्ज्वलता भविष्य नहीं है, वे तो बस विशेषण हैं। उसका भविष्य असल में कैसा होगा? पब फ्यूचर विज्ञापन। एक बैंकर प्रणाली बैंकर को किस प्रकार परिभाषित करती है? क्या आप बैंक के मालिक हैं? मुद्रा पर नियंत्रण, मुद्रा जारी करने का अधिकार आपके पास होना, या मुद्रा जारी करने में अपनी बात रखना, या उपरोक्त सभी का संयोजन? उसने ये सवाल पहले भी पूछे थे, लेकिन सिस्टम ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। यह बस उसकी सुविधा और सहायता के लिए फंक्शन अनलॉक करता रहा, लेकिन कोई खास निर्देश या स्पष्टीकरण नहीं दिया। अब इस क्रोधित करने वाले डिजाइन के बारे में शिकायत करना बंद करके उसने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि यह बस एक कठोर प्रोग्राम था जो चाहे जितना भी गाली दे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। डिजाइनर के बारे में शिकायत करने की बात तो उसे बेमानी लगी। इतना उन्नत जीवन रूप, हालांकि यह अज्ञात है कि वह मानव था या नहीं, उसे इस तरह से स्थापित करने के पीछे जरूर कोई कारण रहे होंगे। यह ऐसा है जैसे दुनिया का नंबर 1 शेफ आपके लिए अपना खास व्यंजन बनाए और आपको वह पसंद न आए। आप शेफ के पाक कौशल को दोष नहीं दे सकते, आप केवल व्यंजन के बेस्वाद होने का दोष दे सकते हैं। यह एक बेतुका तर्क है। लेकिन अभी भी पैसे का क्या करें? हथियारों का क्या किया जाए? इस सब के प्रति व्यवस्था का रवैया उदासीन था। खुद ही पता लगा लो, कुछ बातें तो उसे समझ में आ गईं, लेकिन कुछ बातें उसे उलझन और उलझन में डाल गईं। उसने शेंग टैंग, स्काई आई एक्सचेंज वगैरह के लिए काफी रिसर्च और प्लानिंग की थी। हालांकि ये सब उसकी अपनी पसंद थीं, फिर भी उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि हर चीज पर उसका पूरा नियंत्रण है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि व्यवस्था ने भविष्य में उसके लिए कैसी जिंदगी की योजना बनाई है। क्या उसकी कल्पना के जीवन में कोई गंभीर टकराव होगा? क्या यह उसे मौत के घाट उतार देगा? भविष्य की अनिश्चितता तांग किंग को लगभग पागल बना रही थी। अंततः उसने इस बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। ज्यादा सोचने से मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह बात उसके पिछले जन्म के गुरु ने उसे सिखाई थी। अगर उसे एहसास हो कि वह किसी खास विचार प्रक्रिया में बहुत ज्यादा डूब रहा है और मानसिक समस्याएं पैदा करने का जोखिम उठा रहा है, तो उसे तुरंत रुक जाना चाहिए। यह उन लोगों जैसा है जो समाज को दोष देते हैं, उसकी अन्यायपूर्णता की शिकायत करते हैं, सोचते सोचते और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ज्यादा उदास हो जाते हैं और अंततः उनका मन अंधकारमय हो जाता है। जैसे ही ऐसी भावनाएं उठें, उन्हें शुरुआत में ही रोक देना जरूरी है ताकि वे नियंत्रण से बाहर न हो जाएं। जैसे ही आधी रात बीत गई, तांग क्विंग ने जल्दी जल्दी आर्बिट्रेज लेनदेन शुरू कर दिया। 1 घंटे से भी कम समय में तांग क्विंग ने अपने खाते में सफलतापूर्वक 400 मिलियन से ज्यादा जमा कर लिए। अपनी सारी मुद्रा विनिमय राशि खर्च करने के बाद तांग किंग सीधे बिस्तर पर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह तांग किंग और लिन जियाक्स्यू अपने चीनी नववर्ष समारोह के लिए सामान खरीदने शहर जा रहे थे।
लिन जियाक्स्यू के परिवार ने बहुत पहले ही सामान खरीद लिया था। सुबह की हवा अभी भी ठंडी थी। लिन जियाक्स्यू मोटरसाइकिल पर तांग किंग के पीछे बैठा था। उसने अचानक कोई गति बढ़ाने या कम करने का खेल नहीं खेला क्योंकि लिन जियाक्स्यू ने उसे पहले से ही कसकर पकड़ रखा था। वे ऐसा पहले भी कई बार कर चुके थे, सिवाय बेहद गर्मी वाले दिनों के। हालांकि तांग किंग को उसे छूने की इजाजत नहीं थी, फिर भी लिन जियाक्स्यू ने अपने शरीर के किसी और हिस्से से संपर्क करने से कभी इनकार नहीं किया, जैसे गले लगाना या तांग किंग का हाथ थामना। लिन जियाक्स्यू का चेहरा तांग किंग की पीठ से सटा हुआ था। पीछे चल रही हवा से डरकर, अपने प्रियतम को ठंडक पहुंचाने के डर से। तांग किंग बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, लगभग चलने से ज्यादा तेज नहीं। उसने उस कोमल शरीर को धीरे धीरे अपने ऊपर महसूस किया और उसे बहुत सुकून मिला। लिन जियाक्स्यू के साथ वह किसी भी परेशानी को छोड़ सकता था। जियाक्सुए, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं पूरे 1 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तांग क्विंग इस गर्मजोशी भरे पल का आनंद ले ही रहा था कि उसके बगल से एक बेतुकी सी आवाज सुनाई दी जो काफी परेशान करने वाली थी। तांग क्विंग ने भौहें सिकोड़ी और उस आवाज से ही पहचान लिया कि वो कौन है, ये किन कांग था। एक और मक्खी भिनभिना रही है। अब जाकर उसे समझ आया कि कहानियों में नायक को अक्सर अपने प्यार के लिए प्रतिद्वंदियों का सामना क्यों करना पड़ता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी प्रेमिका बहुत ही आकर्षक थी और जहां भी वह खड़ी थी वहां कई संभावित प्रेमी उसके साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। ऐसे में संघर्ष कैसे न हो। आवाज सुनकर लिन जियाक्स्यू ने भी भौहें सिकोड़ लीं और अपना चेहरा एक तरफ करके चुप हो गई। किन कांग, दूरी बनाए रखना, तांग किंग ने ठंडे स्वर में कहा। किन कांग भी लगभग उसकी ही उम्र का था। उसकी मां का देहांत जल्दी हो गया था और उसके परिवार में एकमात्र रिश्तेदार उसके जुआरी पिता थे। अपने पिता के प्रभाव में उसने प्राथमिक विद्यालय के बाद पढ़ाई छोड़ दी और बिना किसी उचित व्यवसाय के समाज में घूमता रहा, फिल्मों में दिखाए जाने वाले गिरोह के नेता की तरह व्यवहार करने की कोशिश करता रहा। नेली फुर्टाडो का बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में प्रभावशाली संदेश। हर ब्यूटी लड़कियों को परेशान करना उसके लिए आम बात थी। उसके अपराधों का एक लंबा इतिहास था। तांग किंग को याद आया कि भविष्य में किन कांग का पैर गलत लड़की के साथ संबंध बनाने के कारण टूट जाएगा और जब एक परिवार पैसे लेकर मामला निपटाने का फैसला करेगा तो उसे नपुंसक बना दिया जाएगा। जब तांग किंग ने यह सोचा तो वह अपनी घृणा को रोक नहीं पाया। ऐसा व्यक्ति फांसी के लायक था। अप्रत्याशित रूप से किन कांग बाद में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हो गया और अंततः उसे मूंगफली खिलाई गई, हत्या के लिए एक व्यंजना। इससे तुम्हें क्या लेना देना कि मैं किससे बात करता हूं, किन कांग ने तांग क्विन का उपहास किया। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जैसी परेशान करने वाली मक्खियों से निपटने में मैं आमतौर पर उन्हें एक ही झटके में मार डालता हूं। तुम्हारा आकार देखते हुए जो मुझे मुश्किल से मिला मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तांग किंग ने सीधे जवाब दिया। यह उसके सामान्य व्यवहार से अलग था, लेकिन उसने किन कांग के लिए एक अपवाद बनाया। जब उसने इस व्यक्ति के चरित्र के बारे में सोचा तो वह खुद को रोक नहीं सका। वह अपनी मोटरसाइकिल को लात न मारकर उदारता दिखा रहा था। किन कांग उसकी मां की तरफ से एक दूर का रिश्तेदार निकला। उसे ठीक से याद नहीं कि कितना दूर का, लेकिन बहुत दूर का था। किसी तरह का, दूसरी बुआ के भतीजे की सास के भाई का कोई। कौन जाने किन कांग ने यह रिश्ता कैसे बुना। उन दोनों का उपनाम किन होना महज एक इत्तेफाक था और उसके दादा के परिवार से कोई खून का रिश्ता नहीं था। आमतौर पर कुछ हद तक रिश्तेदार होने के कारण वह अपनी बातचीत में इतना रूखा नहीं होता, लेकिन वह लिन जियाजू के प्रति किन कांग के इरादों को बर्दाश्त नहीं कर सका। पिछले चीनी नववर्ष पर किन कांग बेशर्मी से उनके घर आया और लिन जियाक्स्यू पर खूब ध्यान दिया। तांग किंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और चिढ़कर उसने किन कांग को वहां से निकालने की कोशिश की। लेकिन उस समय तांग किंग कमजोर था और युद्ध में तपे किन कांग का मुकाबला कहाँ कर सकता था। वह आसानी से हार गया, अपमानित हुआ। अंत में लिन जियाक्स्यू के पिता ने किन कांग से छुटकारा पाने के लिए हस्तक्षेप किया। यह अपमान आज भी तांग किंग को परेशान करता था। बेटे, तुम फिर से पिटाई की मांग कर रहे हो, है ना? पिछले साल जो पिटाई हुई थी वो काफी नहीं थी, है ना? किन कांग मुस्कुराया। पिछले साल चीनी नववर्ष पर जब से उसने लिन जियाक्स्यू को पहली बार सड़क पर देखा था, तभी से उसके मन में उसके प्रति वासना की भावना जागृत हो गई थी। उसने कसम खाई थी कि उसे यह खूबसूरत लड़की जरूर मिलनी चाहिए और इसलिए अपनी चाहत पूरी करने के सिद्धांत के अनुसार उसने पूछताछ शुरू कर दी। अगले ही दिन वह सीधे उनके घर गया। पहले खुद को परिचित करने की योजना बना रहा था और फिर अपने उग्र और बेलगाम व्यवहार से भोली भाली लिन जियाक्स्यू को अपने वश में करने की। यह तरीका उसके लिए पहले भी हमेशा कारगर रहा था। किशोरावस्था में लड़कियां उसकी मीठी मीठी बातों और नीले घोड़े के झांसे में आसानी से आ जाती थीं। यह ज्ञान उसे उसके वरिष्ठों ने दिया था और थोड़े से आकर्षण के साथ यह बहुत कारगर साबित हुआ। किन कांग की बातें सुनकर तांग किंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तांग किंग कुछ क्षण के लिए अवाक रह गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या ये घिसी-पिटी बातचीत फिर से शुरू होगी? प्लीज नहीं। क्या उसे मौखिक रूप से या शारीरिक रूप से जवाब देना चाहिए? FEEDOVE.CN। लेकिन वह सचमुच उसके जैसे किसी व्यक्ति के साथ वाकयुद्ध नहीं करना चाहता था। यह उसके लिए नीचता की बात थी, क्योंकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक था। हालांकि चीनी नव वर्ष के दौरान उसे शारीरिक रूप से बाहर निकालना अनुचित होगा। हालांकि वह शायद गंदगी साफ करने के लिए किसी को ढूंढ लेगा, लेकिन नए साल के दौरान पुलिस स्टेशन जाना घिनौना होगा। उसे अभी भी खरीदारी करनी थी, और वह नहीं चाहता था कि लिन जियाक्स्यू को चिंता हो। हालांकि चूंकि परेशानियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थीं, इसलिए उन्होंने पिछले साल की कुछ शिकायतों को दूर कर दिया। हाँ, उसे अपने नए साल के जश्न को प्रभावित किए बिना उसे सजा देने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। लेकिन कोई उचित तरीका सोचना मुश्किल था। हम डर गए हो ना? तुम कायर हो। तुम लिन जियाक्स्यू की रक्षा कैसे कर सकते हो? वो मेरे जैसे किसी की हकदार है। तांग क्विन को चुप देखकर किन कांग ने अपनी चिढ़ाने वाली टिप्पणियों से उसे और भी भड़का दिया। मैं जैसे ही तांग क्विन कुछ कहना चाहता था, उसकी नजर अनजाने में किन कांग की कमर पर धातु की चमक पर पड़ गई। तांग किंग हंसा। वह दिल खोलकर हंसा। सचमुच जब कोई मरने पर आमादा हो जाता है तो आप उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अध्याय 170 अध्याय 149 गिरफ्तारी सदस्यता लें। एक तांग किंग ने किन कांग की कमर के आसपास क्या देखा? आश्चर्य की बात यह थी कि यह एक हैंडगन थी। हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए ही दिखाई दिया, जब किन कांग ने अपना ऊपरी शरीर हिलाया और उसे सिर्फ बंदूक का डिब्बा ही दिखाई दिया, फिर भी यह काफी था। तांग किंग ने बहुत से आग्नेयास्त्रों के आकार और माप याद कर लिए थे और कई को खुद भी तोड़ा था। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह मॉडल 54 की एक हैंडगन थी और यह बिल्कुल असली थी। इतने लंबे समय तक बंदूकों के साथ खेलने से उसे काफी समझ आ गई थी। तांग किंग, जो तरह तरह के आग्नेयास्त्रों का आदी था, स्वाभाविक रूप से डरा नहीं। एक टूटी हुई पिस्तौल उसका क्या बिगाड़ सकती थी? और तो और उसका इरादा बंदूक से नहीं बल्कि एक इंसान से लड़ने का था। अगर यह आदमी उस पर हमला करने की हिम्मत भी करता तो वह उसे बंदूक निकालने का मौका भी नहीं देता। इसके अलावा अंदर गोलियां थीं या नहीं, यह अभी भी संदिग्ध था। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटे से गुंडे किन कांग के पास ऐसी चीज होगी। घरेलू तौर पर इस चीज से निपटना आसान नहीं होता, फिर भी उसने इतनी बेशर्मी से इसे ढोने की हिम्मत की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह बहादुर है या नासमझ। बहरहाल इस बार किन कांग को असफल होना तय था। खैर, सिर्फ एक पिस्तौल असल में किन कांग पर कोई गंभीर अपराध नहीं लगा सकती। अगर वह गुप्त रूप से रखी भी होती तो भी कैद सिर्फ 1 साल या उससे भी कम होती, उसे ठीक से याद नहीं। लेकिन चाहे 1 साल हो, आधा साल हो या सिर्फ आधा महीना हो, वह सबसे पहले इस आदमी से छुटकारा पाना चाहता था। इस चीनी नव वर्ष पर वह किन कांग को दोबारा देखना नहीं चाहता था। क्या आप उसके जैसी एक सुंदर महिला से मिलेंगे? हर ब्यूटी पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि भविष्य में किन कांग के मन में लिन जियाक्स्यू के बारे में अनुचित विचार आते हैं, तब वह इतना विनम्र नहीं रहेगा, बस एक गुंडा बन जाएगा। उसके पास किन कांग को हमेशा के लिए जेल भेजने के ढेरों तरीके हैं, बस अभी उसके पास योजना बनाने का समय नहीं है। फिलहाल इसे छोटी सी सजा ही रहने दो। अगर किन कांग उसे सिर्फ परेशान करता तो ज्यादा से ज्यादा उसे यान फेई की तरह पीट देता। लेकिन अगर सामने वाला उसके अपनों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है तो उसे जिंदा छोड़ देना ही उसके लिए वरदान होगा। उसके परिवार को कोई छू नहीं सकता। रिहा होने के बाद किन कांग उसके और लिन जियाक्स्यू के परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने से रोकने के लिए तांग क्विन ने किन कांग को यह बताने की योजना नहीं बनाई कि वह ही था जिसने पुलिस को बुलाया था। हालांकि यह थोड़ी ज्यादा सावधानी थी, लेकिन जरूरी भी थी। जैसा कि कहावत है, पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना। पुराने पूर्वज कभी गलत नहीं होते थे। एक बार जब तांग किंग, जिसके पास एक योजना थी, ने लिन जियाक्स्यू को कसकर पकड़ने को कहा तो उसने बस गैस घुमाई और भाग निकला। वह सचमुच ऐसे इंसान से बात नहीं करना चाहता था, कहीं उसकी लार उसके ऊपर न गिर जाए। ऐसे इंसान से बहस करना और गालियां देना घिनौना है। हाँ, तांग क्विन, तुम कायर हो। अगर हिम्मत है तो भागो मत, किन कांग ने मौके पर ही बेतहाशा हंसते हुए कहा, मानो उसे कोई बड़ा फायदा मिल गया हो। वह नाराज था, इसलिए तांग किंग जितनी ज्यादा कायरता दिखाती उसके लिए उतना ही ज्यादा मौका होता। तांग किंग को बिना तेजी से पीछा किए भागते देख वह चाहता था कि तांग किंग और ज्यादा शर्मिंदा हो। लिन जियाजू को देखने दो कि उसकी नजर किस तरह के कायर आदमी पर है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह देखकर कि किन कांग तुरंत पीछे नहीं आया, तांग क्विन ने अपनी चिंता छोड़ दी। शुरू में वह मोबाइल फोन की अपनी जानकारी के आधार पर आंख मूंदकर एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन अब यह अनावश्यक लग रहा था। आगे कई बड़े मोड़ थे
और वह किन कांग को देखे बिना भी कॉल कर सकता था। इसलिए तांग क्विंग ने तुरंत अपना फोन निकाला और झेंग शिउ को फोन किया। किन कांग वहां का गुंडा था, पुलिस स्टेशन से वाकिफ। अगर शहर में कोई ऐसा पुलिस अधिकारी न हो जिससे उसके अच्छे रिश्ते हों तो यह असामान्य बात होगी। अगर कोई जानकारी लीक कर दे तो यह मुसीबत का सबब बन जाएगा। झेंग शिउ के दबाव से कम यह किसी छिपे हुए इरादे वाले पुलिस अधिकारी के लिए चेतावनी का काम तो कर ही सकता था, खासकर जब उसे आखिरी खामी भी दूर करनी थी। अगर किन कांग इतना होशियार होता कि जिद करता कि उसे वो मिल गया है और वो उसे सौंपने वाला है, तो उसे न सिर्फ बरी कर दिया जाता बल्कि इनाम भी मिलता। ये बहुत घिनौना होता। झेंग शिउ की देखभाल से अगर किन कांग ने सचमुच इस बहाने का इस्तेमाल भी किया तो भी वो उसे चीनी नववर्ष घर के अंदर ही बिताने पर मजबूर कर सकता था। तांग किंग एक बार फिर इस बात से प्रभावित हुआ कि शक्ति कितनी अद्भुत होती है। कुछ सेकंड के बाद झेंग शिउ का कॉल कनेक्ट हो गया। इस समय झेंग शिउ काउंटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में ड्यूटी पर था। साल के अंत के सभी निरीक्षण और सारांश बैठकें लगभग पूरी हो चुकी थीं और कल छुट्टी थी, इसलिए वह आराम से अपने दफ्तर में बैठा, पैर ऊपर करके चाय पी रहा था, आंखें आधी बंद किए हुए सोच रहा था कि नया साल कैसे बिताऊं, किसे नए साल की बधाई देने के लिए बुलाऊं, किससे मिलूं, नए साल में किन रिश्तों को बनाए रखना और गहरा करना है। नए साल से पहले सिस्टम में किसी के लिए भी यह एक अहम काम है। यद्यपि अभी छुट्टी नहीं हुई थी, फिर भी वह प्रमुख पद पर होने के कारण सीधे घर नहीं जा सकते थे। अचानक एक रिंगटोन ने झेंग शियाओ को उसके विचारों से बाहर खींच लिया। हालांकि उसके विचार बाधित हुए थे, उसके चेहरे पर कोई असंतोष नहीं था, क्योंकि यह मोबाइल नंबर उसका सबसे निजी नंबर था और जो लोग इसे जानते थे वे या तो उसके रिश्तेदार थे या उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग। झेंग शियाओ ने फोन उठाया, तांग क्विंग का नंबर देखा और तुरंत सीधा बैठ गया, मानो दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसका वरिष्ठ हो। लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह गलत कर रहा है। अब तांग क्विंग उतना साधारण नहीं था जितना पहली बार मिलने पर था। उसके आसपास के रिश्ते प्रभावशाली थे। हालांकि तांग क्विंग सिर्फ एक छात्र था और उसका बहुत सम्मान करता था, फिर भी वह उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने उत्तर बटन दबाया। नमस्ते छोटे तांग, तुम्हारे अंकल झेंग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? झेंग शियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अभी तो नया साल भी नहीं आया था, इसलिए तांग किंग नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए फोन नहीं करेगा। जरूर कोई आपात स्थिति होगी, लेकिन वह चाहेगा कि तांग किंग किसी भी आपात स्थिति में उसकी ओर रुख करे। आखिरकार रिश्ते तो आपसी मदद से ही बनते हैं, है ना? नमस्ते अंकल झेंग। ऐसा लगता है कि हमारे शहर में एक बदमाश बंदूक लेकर घूम रहा है, तांग किंग ने संक्षेप में बताया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका प्यार ही हमारी ताकत है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।